आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। हम लेके आ चुके हैं आपके जो आज एग्जाम हुआ साइंस का, इसका सलूशन। आपने एग्जाम में कितना सही किया, कितना गलत किया, आप 70 में से कितने नंबर पाएंगे, साइंस रिजल्ट आने के बाद इसकी चर्चा करेंगे। बने रहे वीडियो क्लास तक। आई होप आपका एग्जाम आज बहुत अच्छा गया होगा जो आपने साइंस का एग्जाम दिया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। आपका जो जिन लोगों का पेपर कोड 824 जीएम है उनके लिए ये सोल्यूशन है, और जरूर देख लें कितना सही और कितना गलत किया। तो साइंस क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए जो पेपर था, पेपर का पोस्ट मॉडर्न, यानी पेपर का पोस्ट मॉडर्न करेंगे इसमें, इस सीरीज में। ठीक है, तो आपको पता चला कि हम फेल हुए पास हुए सारे, इसमें पता चलेंगे आखिर कितना सही हुआ है। ठीक है, कितना सही हमने किया। चलिए, पेपर कोड 824 जीएम, इसकी बात करेंगे। चलिए, आपका पेपर क्या ऐसे ही आया था, बताइए मुझे। आपका पेपर क्या ऐसे ही आया था? पेपर कोड आपका जो 824 जीएम था, कमेंट करिए, बताइए ऐसे ही आया था आपका पेपर। देखते चलिए, क्या आपका पेपर ऐसा ही था? चलिए, पेपर आपका ऐसा ही आया था। देखिए, ऐसे ही आया था आपका पेपर। एक बार हम पेपर देख लेंगे। जैसे आपको मिलता है 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है ना, 15 मिनट आपसे पेपर पढ़िए और देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया। ठीक है, इसको देखिए। 15 मिनट तक आपको यही टाइम दिया जाता है कि आप क्वेश्चन देखें क्या आया है। ठीक है, 15 मिनट इसलिए आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, यही पेपर था आपका, ऐसे ही क्वेश्चन सारे सब आए थे। देखते रहिए। 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। 20 कितने? 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 20 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। केमिस्ट्री का होता है 7 नंबर, फिजिक्स होता है 7 नंबर, बायोलॉजी होता है और 6 नंबर हमारा केमिस्ट्री होता है। ठीक है, हमारा टोटल मिला के 20 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही पेपर आया था, बताइए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि वो भी अपना सोल्यूशन दे सके कि हमने कितना सही कितना गलत किया है। ये पेपर ऐसे ही पेपर था आप लोगों का। ठीक है, चलिए, ऐसे थे। अब आ जाते हैं सब सेक्शन फर्स्ट में। ठीक है, इसमें भी ऐसे सवाल आए थे, ऐसे ही सवाल आए थे। रेजिस्टेंस वाला सवाल ऐसे ही आया था, इसमें करंट ज्ञात करना था, इसका आंसर 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आया था। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। कितना? हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी में भी है, इंग्लिश में। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखे, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों के लिए समझने के लिए, ताकि शब्द को पकड़ सकें। ठीक है, इस प्रकार आया था क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार आया था ना। अब यहां से हमारा जाके, ठीक है, ये इतना क्वेश्चन था, टोटल इतने क्वेश्चन आते। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 11 क्वेश्चन। कितने? 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन में से ये पूरा एंड होता है। अब यहाँ से हम लोग अपना सोल्यूशन करेंगे। कितना करेंगे? यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलिए, तैयार हैं? चलिए, ये सॉल्व करते हैं। एक पेपर है, पेपर मॉडल इतना है। पेपर कब का है? ये पेपर है तुम्हारा, पेपर है बोर्ड एग्जाम 2026। कब का है? बोर्ड एग्जाम 2026। किसका है? साइंस का। ठीक है, साइंस का। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। बने रहिए वीडियो क्लास तक। चलिए, ये ऐसे नाम और रोल नंबर और नाम लिखने का आता है, तो यहाँ सिग्नेचर की जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सभी प्रश्न क्या पढ़ेंगे, सब निर्देश आप लोग पहले जानते हैं। हम यहाँ सिर्फ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप है कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। इसका फार्मूला आप लोग ये जानते हैं। इसका फार्मूला जानते हैं, 1 नीली पेन से लिखना होता है। 1 देखिए, P बराबर क्या होता है? 1/F बराबर होता है P। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? 1/F। ठीक है, P बराबर 1/F। कितना दिया है? कितना दिया है? -5 डायोप्टर। तो F का मान कितना दे दिया? -5 डायोप्टर। P का मान कितना दिया? -5 डायोप्टर। तो कितना हमें ज्ञात करना है? F ज्ञात करना है। तो F ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? इसको P इधर करोगे तो क्या आ जाएगा? F बराबर 1/P आ गया। F बराबर 1/P। तो F बराबर कितना आएगा? ये कितने है? किसमें है? सेंटीमीटर में। किसमें आंसर आया है? आंसर आया है मीटर में आया, सेंटीमीटर में आया। पहले इसको ऐसे सॉल्व कर। एक फार्मूला किसमें होता है? P बराबर 1/P मीटर में होता है। सेंटीमीटर के लिए फार्मूला क्या होगा? सेंटीमीटर के लिए यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा। किधर से? 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 100 का गुणा यहाँ भी होगा। क्या हो जाएगा हमारा? 100/P कितना है? -5। कितना है? -5। तो -5 डायोप्टर मतलब कितना आ गया? कितना आया? सेंटीमीटर में। अब मीटर में था, इसको 100 से गुणा करते हैं क्या बन गया? सेंटीमीटर में हो गया। 100 से गुणा करते हैं क्या बन गया? सेंटीमीटर में।
100 से गुणा हमने किया तो कितने में बन गया सेंटीमीटर, तो मीटर में था, अगर 100 का मल्टीपल होता है सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर। अब कितना माइनस कितना कितना 20 बार जाएगा, 5 दूनी 5 20 माइनस 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी किसकी माइनस होती है, फोकस दूरी किसकी माइनस होती है, अवतल की, अवतल से फोकस दूरी माइनस होते हैं, ऑप्शन सी सही। तो ऑप्शन सी में आप गोला कर देंगे, आपको नंबर कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे को, इन धनुष के बनने का कारण, इन धनुष का बनने के कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूरा आंतरिक परिवर्तन, एडी वाला समय, प्रकाश का प्रक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वहां इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, इंद्रधनुष ऐसे बनता है, इंद्रधनुष ऐसे बनता है, इसमें 7 कलर होते हैं, क्या होते हैं, लाल सबसे ऊपर होता है, बैगनी जामुनी नीला पीला हरा नारंगी, कितने होते हैं, 7 होते हैं, बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल, ठीक है। बैगनी जामुनी नीला पीला हरा नीला, बैगनी मतलब वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा तुम्हारा डी, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा क्या है, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों दिए हैं, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिए हैं, तो हम हिंदी हिंदी वाला पढ़ेंगे, इफ यू वर्ड क्लियर हिंदी हिंदी, ठीक है। कह रहा प्रतिरोध किसी तार को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये मानो कंडक्टर है, इसमें क्या प्रतिरोध आर है, क्या है प्रतिरोध आर है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, 2 भागों में डिवाइड करने मतलब आधा इसको काट इधर दिया गया है, आधा इसको काट दिया गया, आधा इधर इसको, आधा इधर इसको। तो अब बताओ इसका प्रतिरोध पूरे का आधा किया गया तो प्रतिरोध की तरफ R/2 हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना करने के बाद इन दोनों तारों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, किसमें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो यह संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R', संयोजन तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R और R' अनुपात, यानी जो इनको जोड़ा जाएगा, जब इनको पुनः समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, इनको कैसे समांतर क्रम में जोड़ा, समांतर मतलब इन दोनों का ऐसे ऐसे करके ऐसे समांतर क्रम में। अब इसका तुमने फार्मूला पढ़ा है कि हमारा जो होता है फार्मूला ऐसा अगर होता है तो इसका संयोजन प्रतिरोध देखो, ए R/2 है, ए भी R/2 है, तो इसका संयोजन का फार्मूला हम लोग क्या कर देखते हैं, 1/, इसका क्या है इक्विवेलेंट जो है हमारा इक्विवेलेंट R क्या है, R' है, R' हाँ R' है, तो R' बराबर फार्मूला क्या बनेगा, R' बराबर R1 कितना है 1/R2, कितना है 1/R2 प्लस 1/R2, ऐसे कर सकते हो। या अगर ये समान है तो हाँ समान होता है तो 2 का गुणा हो जाता है, ठीक है। अब इसको करो कितना आएगा, इसका हल करते हैं हमारा कितना आ जाएगा, इसको हल करोगे तो हमारा कितना आएगा 1/R' बराबर कितना आएगा, हर समान है तो R/2 और ये हर अंश जुड़ जाएंगे 2 आएगा, ठीक है। इसका 2 कुछ नहीं तो 1 ले लो, अब इसका पास में उसका ऊपर कितना 1/R' बराबर कितना आ गया 4/R, ठीक है 4/R, लेकिन R' चाहिए तो R' बराबर क्या होगा R/4। अब R' तुम्हें इतना मिला, R' तुम्हें कितना मिला है, R' तुम्हें इतना मिला है, R' तुम्हें इतना मिला है, R' कितना मिला, इतना मिला है, ठीक है। और कह रहा है कि हमारा R और R' का अनुपात ज्ञात करो, क्या कह रहा है हमको, R और R' का अनुपात ज्ञात करो, क्या क्या R और R' का अनुपात ज्ञात करो। तो जब इसको ज्ञात करो कैसे होगा, इसको ज्ञात करोगे तो हमारे क्या होगा कि R कितना, R बराबर R ही रहेगा, लेकिन R' बराबर कितना हो जाएगा R/4, क्या हो जाएगा R/4। अब इसको बटा 1 मान सकते हो, कुछ नहीं मान सकते हो, ये पास में ऊपर कितना होगा R' ये 4 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा 4 ऊपर जाएगा 4R होगा, और नीचे क्या बचा है, नीचे हमारा बचा है R, तो R होगा R से कैंसिल, R से कैंसिल, R से क्या होगा कैंसिल होगा, तो क्या सिमिलर R और R' बराबर कितना आया 4/1 कर सकते हो, ठीक है। तो R और R' कितने आएंगे, कितना आएगा अनुपात इनका 4/1, तो 4/1 तो 4 मान सकते हो, 4 के लिए आंसर कौन आया, तो R और R' हमारा कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, यही तुम्हारा आंसर, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर कौन सा है, ए ऑप्शन से, क्या ए ऑप्शन में जिन्होंने गोला लगाया होगा ए ऑप्शन पे उनका सही हो गया, ठीक है। तुम्हारा इसमें क्या सही हुआ ए, ठीक है। इतना समझ में आए, चाहे इंग्लिश वाला लो चाहे हिंदी वाला, ए सही है, ठीक है। किसी कह रहा कि एक धारावाही चालक में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर बल की दिशा के किस नियम के बाद, देखो एक धारावाही चालक है, ठीक है, एक धारावाही इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, नॉर्थ साउथ चुंबकीय बल रखा क्या कहा जाती है, नॉर्थ साउथ होती है,
चुंबकीय बल रेखा कहाँ जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाएंगे, नॉर्थ से साउथ जाएंगे। आप बताओ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया और कह रहा है कि धारावाहिक समरूप चुंबकीय चालक पर बल की दिशा किसके नियम क्या कहते हैं। धारा भी इसमें, अगर मान लो एक कॉइल थी, इसमें ए वाला कॉइल, कॉइल अगर कोई इसमें ए वाला कॉइल डाली गई है, एक कॉइल मानो ऐसे डाली गई है, तो आप बताओ इसमें करंट अगर पास कर, करंट दिशा ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे होगी। तो बाएं हाथ नियम क्या कहता है, बाएं हाथ नियम कहता है यार तीनों उंगलियों को इस प्रकार था, तीनों प्लस पर लंबवत रहे, तो हमारा ए क्या होगी, ए हमारा चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो और हमारा ए करंट दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र दिशा में ए और करंट दिशा में ए, ठीक है। तो हमारा अंगूठा जो है बल की दिशा प्रदर्शित करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से, तो ए सही होगा। क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम से। जितने लोग इस पर टिक लगाए होंगे उनका ये राइट है, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा जरा दृष्टि दोष संशोधन के लिए सहायक लेंस होता है, यानी जिसमें जरा दृष्टि दोष होता है, ना दूर की वस्तु देख पाते हैं ना पास की वस्तु देख पाते हैं, उनके लिए कौन सा लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस। क्या, द्विफोक्सी लेंस ए, ठीक है। एक अवतल होगा एक उत्तल होगा, ठीक है। और जिनमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लगा, निकट के लिए अवतल होगा, निकट के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल होगा, जबकि जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सी लेंस होगा, ठीक है। तो जैसे जो कुछ बुढ़े लोग होते हैं जिनको मतलब उम्र बढ़ जाती है, समझने क्षमता घट जाती है, तो उनके चश्मा देखो, चश्मा अगर ऐसे होगा, चश्मा अगर ऐसे होगा तो उनके नीचे क्या लगा होता है, नीचे उत्तल लगा होता है, नीचे उत्तल लगा होता है, ऊपर अवतल, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल किया जाए। बाकी जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है, जो दूर दृष्टि दोष वाले होते हैं उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार लेंस लगाया, इतनी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक क्वेश्चन इसमें आता छूटा है क्या, एक आता है इसमें, कारण आर प्रतिरोध के तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर पर सेकंड उष्मा उत्पन्न होगी। चलो इसको हम इस तरह बता देते हैं, इस तरह बता देंगे। देखो वही है, क्या है कि इसमें देखो कोई चीज है किसमें, आर प्रतिरोध है, आई धारा, सेकंड फार्मूला, हीट फार्मूला क्या जानते हो, हीट फार्मूला हम लोग जानते हैं, हीट फार्मूला जानते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, बी ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया, बी ऑप्शन जिसने लगा होगा उनका एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब आते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दंत विश्लेषक के पास किया जाता है, क्योंकि आंख कान नाक के डॉक्टरों के पास चित्र को बड़ा देखने के लिए आभास से सीधा पार्टी में जब छेद कंडीशन में किया जाता है तो वहां करते हैं। वाहनों में अगर देख, जैसे वाहन क्या होता है, फोकस चाहिए टाच में, तो चार प्रकाश को सिकोड़ने के लिए, यानी अवतल दर्पण जो था अपसारित यानी अपसरी मतलब कन्वर्जिंग करता है, प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है, अपसारी प्रकाश पुंज कर देता है, इसलिए वाहनों में भी किया जाता है। सौर भट्टियों में प्रकाश को एकत्रित करके हीट प्राप्त करके भोजन बनाने का करते हैं, यानी सोलर कुकर के। तो इसमें से सभी जिन्होंने लगाया होगा ए डी ऑप्शन उनका सही हो जाएगा। तो इसमें भी अवतल दर्पण उपयोग होते हैं, यहाँ यानी सब जगह अवतल दर्पण के उपयोग होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आते हैं, हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ अगर 7 आप करे होंगे फिजिक्स का तो 7 नंबर तुम्हारा पक्का हो गया, 7 नंबर पक्का किसका, फिजिक्स में से, फिजिक्स में से 7 नंबर पक्का। अब आते हैं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम जाते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम। देखो एक स्केल होता है, 0 होगा तो 0 से अधिक होगा, 14 की तरफ आएगा तो बेस होगा, क्षार होगा, और यहाँ न्यूट्रल होगा, और 7 से कम एक की तरफ आएगा तो हमारा एसिड होगा, अम्ल होगा। तो अम्लीय विलयन का कितना होता है, 7 से कम। जितने लोगों ने ए ऑप्शन यहाँ टिक लगाए होंगे उनका एकदम राइट है, ठीक है, एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं, लेड नाइट्रो को कम करने से क्या मिलता है, नेट नाइट्रो कम गर्म करते हैं तो NO2 मिलता है। क्या मिलता है, NO2। जो लोग इन्हें लगाए होंगे सही होगा, ठीक है। लेड नाइट्रो गर्म करने पर हमें NO2 मिलता है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें NO2 मिलता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट फार्मूला जो होता है, इसे गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा। इसका एक अभी आगे देखोगे तो इसमें एक सवाल और है, इसका समीकरण बैलेंस करने के लिए। तो नेट नाइट्रेट गर्म करते हैं तो हमें NO2 मिलता है, और जो जो मिलता है उस समीकरण में है, ठीक है। आगे चलिए ऑब्जेक्टिव में। अब यहाँ देखते हैं एल्कीन का समान सूत्र। एल्कीन समान सूत्र क्या, तो कार्बन दुगुना 2 अधिक कार्बन दुगुना हाइड्रोजन। कार्बन दुगुना हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है, तो एल्कीन का फार्मूला होता है कार्बन दुगुने से दुगुना हाइड्रोजन। तो जिन्होंने ए ऑप्शन सही लगाया हो तो उनका सही होगा, ठीक है। इसमें NO2 सही है और इसमें ए सही है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर सूत्र, क्या ब्लीचिंग पाउडर सूत्र CaOCl2 है। जिन्होंने इसको ऑप्शन लगाया होगा तो उसका सही होगा, इसको गोला किए होंगे उनका ए भी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, क्यों नहीं करता, अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता। मैग्नीशियम कर देता है, जिंक भी कर देता है, एल्युमिनियम कर देता है, लेकिन कॉपर नहीं करता। कॉपर क्यों नहीं करता, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आता है, नीचे आता, कम क्रियाशील होने के नाते ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है।
ये जिन्होंने ए ऑप्शन लगाया होगा किसका, अगर 9 वाले का किसका, 9 वाले का अगर सी ऑप्शन लगाए होंगे तो उनका सही होगा, ठीक है। 9 वाले का सी और 10 वाले का अगर लगाए होंगे सी, 10 वाले का भी सी है तो उनका भी सही होगा, 10 वाले सी भी सही होगा। और 11 वाले क्या है, 11 वाले डी सही है, 11 वाले के डी सही है, 11 वाले में डी सही होगा, ठीक है, 11 वाले में डी सही होगा। और 12 वाले में डी सही, 12 में भी क्या है, 12 नंबर में भी हमारा डी ही सही है, क्या डी ही सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना समझ में। अब यहां से हमारा, ठीक है, अब यहाँ 13 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब सिरका, ठीक है, सिरका एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल जानते हो फार्मूला CH3COOH, क्या जानते हो, CH3COOH, ठीक है। ए फार्मूला जानते हो, जब ए फार्मूला जानते हो तो अब क्या करोगे, इसमें देखो डबल OH किसमें दिख रहा है, डबल OH इसमें दिख रहा है, ये हमारा सही होगा, जिन्होंने सी लगाया होगा उनका एकदम राइट है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हमारा कितने नंबर, 6 नंबर केमिस्ट्री खत्म हुआ, 6 नंबर केमिस्ट्री अगर किए होगे तो तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे केमिस्ट्री में से, ठीक है, केमिस्ट्री में से 6 नंबर, ठीक है केमिस्ट्री। अब आते हैं बायोलॉजी में, हमारा कितना है, बायोलॉजी में हमारा कितना क्वेश्चन बनते हैं, 7 क्वेश्चन। पहले ओजोन परत में नुकसान पहुंचाने वाली गैस है कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कहाँ पाई जाती है, एसी में पाई जाती है, जो अभी गर्मी आ गई एसी चली गई, वहां से सबसे खतरनाक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिन्होंने इसको लगाया होगा सही होगा, ठीक है। एक क्या कहते हैं, ओजोन परत को पतली करती है, ओजोन परत को पतली करती है, उसे हम ओजोन छिद्र भी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, O3 होता है, ओजोन का फार्मूला O3, ठीक है। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, किस पे, मटर के पौधे, मटर पौधों संकल्प क्या था, हाइब्रिडेशन कराया था मटर के पौधों, ठीक है, ठीक है। F1 पीढ़ी में समान लक्षण आए थे लंबाई का, और F2 पीढ़ी में हमारा क्या हुआ था कि 3 लंबे 1 बाउन में मिले था। अगर शुद्ध बात की जाए तो 1 लंबा शुद्ध लंबा 1 मिला था, शुद्ध बाउन 1, 2 हाइब्रिड मिले थे, ठीक है। कवक किस प्रकार पोषण करता है, विषम पोषी होता है, क्या होता है, विषम पोषी होता है। कवक किस प्रकार पोषण करता है, विषम पोषी होता है, जिन्होंने विषम पोषी पे लगाएंगे उनका सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं मछली के हृदय में कुल कितने कोष होते हैं, 2 कोष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, दायां आलिम दायां नीला बायां आलिम बायां नीला, लेकिन मछली के सिर्फ 2 ही कोष होते हैं, सिर्फ 2, ठीक है। तो जिन्होंने इसको लगा होगा सही होगा। निम्न से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है, कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचन करती है, तो पेप्सिन, कौन सी पेप्सिन, जिन्होंने सिप लगाया होगा उनका सही है, जिन्होंने सिप लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। पेप्सिन जो होता है ए प्रोटीन जब कहाँ बनता है, ये बनता है अमाशय में, कहाँ बनता है, अमाशय में, कहाँ बनता है, अमाशय में, ठीक है। इसका निर्माण कहा था, अमाशय में होता है, ठीक है, जिसका पीएच मान अम्लीय मान कितना होता है, 1.2 पीएच होता है, ठीक है। मधुमेह रोग किस हार्मोन से होता है, यानी शुगर किस हार्मोन से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। एक कहाँ बनता है, अग्न्याशय में बनता है, ठीक है, अग्न्याशय में बनता है, अमाशय के पीछे हमारा अग्न्याशय पाया जाता है, वहां बनता है इंसुलिन हार्मोन। इसकी कमी समय क्या होता है, मधुमेह रोग को होता है, ठीक है, यानी शुगर जिन्हें डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इंसुलिन और इसमें अग्न्याशय और अग्न्याशय में ये बनता है, लेकिन अमाशय, अमाशय क्या होता है, हमारे बाएं तरफ स्थित होते हैं पेट में, और एक आते उसके पीछे हमारा क्या, अग्न्याशय, अग्न्याशय बनते हैं इंसुलिन हार्मोन। तो ये दोनों ऑप्शन, जिन्होंने पेप्सिन लगाया वो भी सही, जिन्होंने इंसुलिन हार्मोन लगाया वो भी। पुष्पों में नर जन अंग को कहते हैं, देखो उसका जीव जन्म कैसे कहते हैं, उसका क्वेश्चन, पुष्पों में नर जन अंग को कहते हैं, हमारा कक्षा 8 वाले 7 वाले बच्चे भी जानते हैं। पुष्प में नर जन अंग किसे कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, किसे कहते हैं, पुंकेसर को, ठीक है। क्या किसका मादक है, परागकर किसका, पुरुष का युग्म है, लेकिन अंडाशय मादक है, लेकिन जो जन अंग को पुरुषों के जन अंग को पुंकेसर कहते हैं। 1 नंबर बन के तैयार, कक्षा 7 का है, ठीक है, कक्षा 7 का, लेकिन 10 में पूछा गया है, ठीक है। इतना हुआ, जितने लोगों ने ऑप्शन लगाया होगा, 17 वाले क्या लगाएंगे, देखो 16 वाला भी, 16 वाले क्या है, 16 वाले का अगर जिन्होंने लगाया होगा क्या, देख फिक्स 16 वाला क्या हमारा, कवक किस प्रकार पोषण करते हैं, विषम पोषी, क्या विषम पोषी कहते हैं। तो जिन्होंने 16 वाले बी लगाया होगा, 16 नंबर का बी और 17 नंबर का सी और 18 नंबर का सी और 19 नंबर का ए और 20 नंबर का हमारा डी। जिन्होंने इसको लगाया होगा उनका बिल्कुल राइट है, उन्हें पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर काट नहीं सकता उन लोगों, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ समाज 7 क्वेश्चन बायोलॉजी भी खत्म हो गए, 7 क्वेश्चन की तरह 7 नंबर बायोलॉजी से मिल गया, इससे बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी से, ठीक है, 7 नंबर हमारे किससे मिल गया, बायोलॉजी से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे यहाँ सब्जेक्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम अपने 2-2 नंबर क्वेश्चन पे।
किरण आरेख की सहायता से अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाइए। तो क्या लगाना, अवतल लेंस, क्या लेना है, एक अवतल लेंस। आंसर नंबर क्या डालोगे, आंसर नंबर खंड सेक्शन सब सेक्शन फर्स्ट है, ठीक है। उपभाग पार्ट बी का, ठीक है, सब सेक्शन फर्स्ट है। पार्ट बी का यहां से पार्ट 1 खत्म हुआ, अब पार्ट बी में आ गए हम लोग। कहां पहुंच गए, पार्ट बी में। पार्ट बी में सेक्शन पहले का सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन पार्ट बी सेक्शन फर्स्ट में हम लोग पहले का पहला देखेंगे। आंसर नंबर पहले का पहला। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम बनाओ क्या, एक बनाओ क्या, अवतल लेंस द्वारा किरण आरेख बनाओ। अवतल लेंस से बनाओ। अवतल लेंस कैसे बनता है, अवतल लेंस तुम्हारा ऐसे बनता है, अवतल लेंस ऐसे बनता है। इसमें क्या होगी, एक प्रकाशिक केंद्र होगा ओ और ये होगा, यहाँ मुख्य अक्ष होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रतिमा, मान लो कहाँ प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच है। मानव वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु हमारा यहाँ रखा गया, वस्तु हमारा यहाँ रखा गया। अब इससे क्या गुजरेगी, प्रकाश क्रिया गुजरेगी। अच्छा, प्रकाश क्रिया जब गुजरेगी, पहले का प्रकाश क्रिया ऐसे जाएगी तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, प्रकाशिक केंद्र का फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से होगा ऐसे आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। दूसरा प्रकाश क्रिया प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो जैसे गई वैसे चली जाएगी सीधे, ठीक है, जैसे गई है वैसे चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसमें किरण आरेख की सहायता से अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है। अब ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसे फोकस से होके जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। कहां से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी। तो अब नहीं, प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, सीधे जाएगी। दूसरी किरण हम डालते हैं यहाँ से, गलत हुआ, ठीक है, ये गलत हुआ है। दूसरी किरण हम यहाँ 2 होता है, यहां से अगर डालोगे तो क्या बनेगा, प्रकाशिक केंद्र से आएगी, प्रकाशिक केंद्र, छठवां कंडीशन, एक मिनट रुको, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, दोनों निकल जाएगी। और ऐसे हो गए तो एक मिनट, हमने गलत डायग्राम ही बना दिया, पूरी डायग्राम हमने दर्पण का बना दिया। किसका बना दिया, दर्पण का। किसका बना दिया, दर्पण का, ठीक है। इसका बना के बैठ गए दर्पण का, ठीक है। यहाँ पूरा डायग्राम ही गलत हो गया, ठीक है, इसको मिटाओ। यहाँ पूरा डायग्राम गलत हो चुका है, ठीक है, यहाँ पूरा डायग्राम ही गलत हो गया। चलिए फिर सुधारते हैं। एक क्या हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की एक प्रकाश जब हम डालेंगे, एक क्या है, एक प्रकाश के जब यहाँ डालेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और कहाँ से ऐसे उल्टा कर देते। दर्पण वाला हमने दिमाग लगा दिया, इसलिए यहाँ से गलत हो। प्रकाश का ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। अब कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, कहाँ से आती प्रतीत होगी, फोकस से। कहाँ से, फोकस F1 से, F2 है F1, इससे आती प्रतीत होगी। पहली प्रकाश क्रिया ऐसे गई ऐसे चली गई, पहली प्रकाश क्रिया ऐसे गई ऐसे चली गई। अब दूसरी प्रकाश क्रिया कहाँ डाल दो, दूसरी प्रकाश क्रिया हम डाल देंगे वह प्रकाशिक केंद्र। कहाँ डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र हमारा क्या है, ये है, प्रकाशिक केंद्र हमारा ये है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब बताओ ये ऐसे चलिए, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण गई है, तो अब बताओ दोनों कहाँ कटे हैं, दोनों यहाँ कटे हैं। दोनों को कटान बिंदु कहाँ आया, दोनों कटान बिंदु यहाँ पर आया, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हम आभास करेंगे, हमारा प्रतिबिंब यही बनेगा। कहाँ बनेगा, यहीं। तो एक कैसे बनेगा, ए बी है और बना ए डैश और बी डैश। कैसे बना है, कैसे बना, आभासी बना है और सीधा बना। कैसे बना, आभासी बना है, आभासी बना है और सीधा बना है, आभासी सीधा बना है और क्या बना है, छोटा बना है, ठीक है। आभासी सीधा और छोटा बना है। तो हमारे 2 नंबर पक्का हो गए। इतना बना दोगे तो 2 नंबर मिल जाए। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का और विक्षेपण चित्र बनाए। अब देख लो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या होता है, कांच का बना होता है। इसमें 3 आयताकार होते हैं ग्लास और 2 त्रिंगल होता है, 3 रेक्टेंगल ग्लास और 2 ट्रायंगल ग्लास को मिलाकर हमारा क्या बन जाता है, प्रिज्म बन जाता है। क्या है, प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। अब इसमें हमें क्या दर्शाना, किरण आरेख दर्शाना। मानो किरण आरेख हमारे यहाँ आए, इसमें ऐसे प्रकाश के डालोगे तो कितने भागों में विचलित हो जाएंगे, ये हमारे 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। सबसे ऊपर लाल रहेगा, उसके नीचे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। उसके नीचे तुम्हारा क्या आ जाएगा, उसके नीचे तुम्हारा ऑरेंज के पीला आ जाएगा, ठीक है, पीला आ जाएगा। उसके नीचे तुम्हारा क्या आएगा, उसके नीचे तुम्हारा आ जाएगा हरा आ जाएगा, हरा आ जाएगा। उसके नीचे तुम्हारा क्या आएगा, उसके नीचे तुम्हारा आ जाएगा नीला आ जाएगा, उसके नीचे तुम्हारा नीला आ जाएगा। उसके नीचे क्या आएगा, बैगनी जामुनी, जामुनी आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे क्या आ जाएगा, जामुनी आ जाएगा। उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके नीचे बैगनी आ जाएगा, ठीक है, बैगनी।
तो हमारा ए आ गया है। तो ये क्या है, ये हमारा वायलेट है, इंडिको है, ब्लू है, ए ग्रीन है, ए येलो है और ए ऑरेंज है, ए रेड है। तो इतना बना देते तो आपको कितना 2 नंबर मिल जाता। क्या मिल जाता? 2 नंबर मिल जाता। ये क्या? श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश। क्या है? श्वेत प्रकाश। क्या है? श्वेत प्रकाश। ठीक है, इतना बनाना था तुम्हें। आंसर किसका था? आंसर 1 का सेकंड। ठीक है, इतना बनाते तुम्हें 2 नंबर मिल जाता। ठीक है, इसमें हमने दर्पण वाला दिमाग पता नहीं हो गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ऐसे कभी कभी आप भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके दिमाग में चलता रहता है दर्पण और आप लगा देते हैं लेंस पे। ठीक है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे का दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता। क्या? आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता हमें ज्ञात करना है। क्या? आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता, इसको हम यहीं छोटा करके बता देते हैं। ठीक है, आंख के समंजन क्षमता के देखना है। चलिए इसको यहीं छोड़िए। ठीक है, अब देखते हैं। चलिए, हमारा कह रहा है कि आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? समान नेत्र का निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से कितनी दूरी पर। आंख समझिए क्षमता है कि आंखें क्या होती है, हम दूसरा के पहले बता रहे हैं। दूसरा का पहला। ठीक है, दूसरा पहला के लिखने के लिए आप ले लो आंख के समझने क्षमता मतलब आंखें अपने आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी कम ज्यादा करती हैं। फोकस दूरी कम ज्यादा करती हैं जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। कम ज्यादा करती हैं जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। और इसकी क्या कह रहा है कि हमारा एक क्या है कि समान नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है? 25। समान नेत्र के निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आप 25 सेंटीमीटर दूर से किताब को पढ़ सकते हैं, अगर उससे पास देखेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, और इसकी दूरबीन कितनी है? तो दूरबीन अनंत मतलब हम चार तारे सूरज सब देख सकते हैं ना। ठीक है, अनंत बिंदु क्या आती है? मतलब दूरबीन अनंत होती है। दूरबीन हम कुछ भी देख सकते हैं दूर का वस्तुओं के, लेकिन पास देखने का मतलब कितना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर के पास लाओगे तो आप किताब भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, इसका कहने मतलब यही था। अब आते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पतली छड़ मुख्य अक्ष पर लंबवत रखिए। छड़ की प्रतिबिंब आवर्धन बताइए। ठीक है, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्या है? फोकस दूरी या बराबर क्या है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस फोकस दूरी क्या? यहाँ हम बता देते तीसरा क्या है? दूसरा का दूसरा यहाँ क्या करना है? यह बराबर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर दिया और कह रहा है उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर। उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक पतले, यानी कितना दे दिया? 30। मान हमेशा माइनस होता है 30 सेंटीमीटर। ये सदा बाएं तरफ रखे जाते हैं। देखो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं बाएं तरफ रखा जाता है। ठीक है, यही सिर्फ जो यहाँ उत्तल बना दो, बस डायग्राम बन तैयार हो जाए। 30 सेंटीमीटर एक पतली छड़ के मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। क्या रखे? मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए। छड़ के प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात करो। प्रतिबिंब का आवर्धन तुमसे क्या पूछा है? F दिया है, तुम्हें अब यहाँ से ज्ञात करना है भी ज्ञात करो। और फार्मूला क्या जानते हो? रेखावर्धन का रेखावर्धन बराबर I/O और V/U जानते हो। चाहे I/O मत निकालो, लेकिन तुम V दिया है, भी निकाल लो बस। फार्मूला क्या होता है? 1/F बराबर फार्मूला तुम जानते हो। इसका फार्मूला तुम जानते हो 1/F बराबर 1/F बराबर क्या जानते हो? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेंस में होता है, दर्पण में ही माइनस हो जाता है। ठीक है, ये आप कितना दिया है? 20 दिया है, चुपचाप 20 रख दो। और B कितना दिया? दिया ही नहीं है, क्या करना? और U हमेशा माइनस होता है, माइनस 1/5 30 रख दो। रख दिया। आप देखो इस तरफ है आओ तो 1/20 और 1/30 1/V। अब भिन्न बन गया। भिन्न हमारे छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। भिन्न जो है तो छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। भिन्न के लिए दोनों कैल्शियम लोग कितना आएगा? 3 और 30 और 20 कैल्शियम 60 आएगा। अब इसे काटो, 3 60 3 और 30 दूना 60 कितना आ गया? 1/V। कितना? 5। तो V बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। V बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर का आ गया। 12 सेंटीमीटर प्लस में आ क्या है?
12 सेंटीमीटर प्लस आए तो यहाँ रख दो, फार्मूला रखा देन क्या होता है एम बराबर क्या रखो, एम बराबर तुम रख दो, एम बराबर रख दो, एम बराबर रखो, भी कितना मिला है 12, भी कितना मिला है 12 मिला है, और ये कितना दिया है, ये कितना दिया है 30 दिया है, ये कितना दिया 30, तो काटो कितना आएगा, इसे काटोगे तो कितना आएगा 0.30 चौके 120 4, रेखा होता है कितना ए से कम आए कितना 4, इतना करते हैं तुम्हारा क्या डायग्राम बना के नहीं दिया था ना, डायग्राम नहीं बना दिया, बस इतना कर तुम्हें कितना 2 नंबर मिल गया, ठीक है 2 नंबर मिल गया। आप यहाँ से आते क्वेश्चन नंबर 3 चलते, क्वेश्चन नंबर 3 हम उस साइड बताते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 उस साइड बनाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या था, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू द सेल फ्रॉम द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कह रहे हैं एक सर्किट है इसमें क्या करना है करंट ज्ञात कर, करंट ज्ञात करने के लिए फार्मूला इसका आ जाता है I बराबर V अपान R, ठीक है V दिया 6 वोल्ट, V कितना दिया 6 वोल्ट, V बराबर दिया 6 वोल्ट दिया है, तुम्हें R चाहिए, लेकिन R का चाहिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इन दोनों बीच का निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे रजिस्टर को संयोजन पड़ेगा, देखो समांतर क्रम में होंगे तो और सीरीज क्रम में होंगे तो कैसे होगा, ऐसे होगा समांतर क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 होता है प्लस R3 होता है, ठीक है और समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। अब बताओ ये दोनों क्या है सीरीज में, सीरीज वाला भी छोड़ो, अभी समांतर है, दोनों समांतर है, समांतर जोड़ने के लिए क्या कर दो लगा दो, दोनों समांतर करोगे तो क्या आएगा 1/8 प्लस 1/8 ये करोगे तो 2/8 आ जाएगा, तो R बराबर कितना निकल जाएगा, R बराबर कितना निकलेगा पलटोगे तो कितना 4 आ जाएगा, R बराबर कितना आ गया 4, लेकिन तुम्हें किताब में कैसे लगाना है ना ये तो दिखाना पड़ेगा ना, किताब में ऐसे दिखा दो, तुम दिखा दो R डैश बराबर, यहाँ देखो R2 देखो R1 बराबर कितना दिया 4 दिया, R2 बराबर दिया 4, तो R1 R2 कितने हैं 4 है, यहाँ हम एक बार लिख देते हैं R1 R2 कितने हैं 4 है, ये भी हमारा 4 है, ये भी हमारा कितना है 4 है, हमें R3 ज्ञात करना, R3 ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला लगाओ 1/R3 के लिए तुम एक फार्मूला लगा दो A, ठीक है A 1/8 प्लस 1/8 ए लगा दो। अब इसे जब हल करोगे तो R3 बराबर कितना आ जाएगा, R3 बराबर हल करोगे कितना आ जाएगा, R3 हल करते कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ गया, जब इसे हल करोगे 8 आएगा 2 का भाग 2 चौका पलटोगे 4, तो अब बताओ R3 भी कितना मिल गया 4 मिल गया, R3 भी कितना मिल गया 4, अब R बराबर टोटल कितना मिला, R टोटल बराबर R कितना मिल गया 12, तो बराबर 12 मिल गया, तो R बराबर कितना मिला 12, तो 12 रखोगे तो यहाँ लिखो I बराबर 12 6 वोल्ट बटे 12, तो कितना आ गया 12 पंचे 60 0.5 इंटू कितना 0.5, जिन्होंने 0.5 आंसर दिया होगा I बराबर 6/12 जिसने इतना लगाया होगा उनका 100% सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड राइट डाउन इट्स यूनिट, यानी कह रहा है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके डिफाइन करिए और इसकी यूनिट मात्रा क्या होती है, ये हमें डिफाइन करना है, ये हमें क्या करना है डिफाइन करना है, ये हमें क्या करना है डिफाइन करना है, ठीक है ये हमें डिफाइन करना है, चलो डिफाइन करते हैं, ठीक इसको हल हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक क्या हो रजिस्टर, तो देखो हमने फार्मूला पढ़ा है क्या रो बराबर आर है, देखो जो प्रतिरोध होता है किसी चीज का प्रतिरोध क्या होता है हमारे जाने दो, परिभाषा यहाँ पढ़ाने थोड़ी आए, चलो यहाँ पढ़ाएंगे थोड़ी, चलो रो बराबर हम जानते हैं सीधा आर ए अपान एल, आर ए अपान एल कहाँ से फार्मूला है क्लास में बताया गया, ठीक है आर ए अपान एल। अब कह रहा है कि इसमें परिभाषा क्या रखोगे, कह रहा किसी कंडक्टर, अब इसको परिभाषा कैसे किसी करंट ऐसे लिख देना, किसी कंडक्टर के किसी चालक तार के किसी चालक तार नीले पेन से लिखा जाता है, किससे नीले पेन से, किसी चालक की लंबाई अगर 1 मीटर हो, कितना 1 मीटर हो तथा क्षेत्रफल कितना हो, एरिया भी क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो, कितना 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसमें जो प्रतिरोध हो जो प्रतिरोधकता होता है उसके प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध जो हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रेजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, प्रतिरोध के बराबर हो जाता है, ठीक है यानी रो बराबर आर हो जाएगा, ठीक है इतनी समझ में आई इतनी बात। अब देखो कह रहा है इसकी मात्रा क्या होती है, अगर इसकी मात्रा एरिया की मात्रा मीटर स्क्वायर, एरिया की मात्रा मीटर स्क्वायर, लंबाई की मात्रा मीटर कैंसर, प्रतिरोध की मात्रा ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, क्या हो जाएगा ओम मीटर, इतना ही लिखना था, इतना लिखते तुम्हें कितना मिल जाता, इतना लिखते तुम्हें
2 नंबर मिल जाता। कितना? 2 नंबर। चलिए आगे देखते हैं। एक वृत्ताकार पास, अब कह रहा है एक वृत्ताकार पास है, ठीक है, एक वृत्ताकार पास, एक वृत्ताकार पास, एक वृत्ताकार पास, एक वृत्ताकार पास, क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार पास। कुछ गलत तो हो रहा है, चलो इसको जैसे ऐसा लगा देता हूं, ठीक है। एक वृत्त, एक कौन सा सवाल था? ये तुम्हारा पहला सवाल था, तीसरा का पहला था, ये तुम्हारा तीसरा का पहला था, ये तीसरा के पहला था, ये तीसरा के दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा के दूसरा है, ये तीसरा के दूसरा है, कौन वाला? ए वाला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कह रहा कि एक वृत्ताकार धारा, चौथा का, चौथा पहला सवाल करेंगे, चौथा का पहला, चौथा पहला सवाल करेंगे, चौथा पहला हमारा कह रहा कि एक वृत्ताकार धारावाहिक पास का लोब द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चित्र बनाएं। देखो एक वृत्ताकार का धारावाहिक पास, एक वृत्ताकार धारावाहिक पास बनाओगे, क्या वृत्ताकार पास हो गया। अब इसमें क्या करोगे? करंट, इसमें क्या करोगे? करंट प्रवाहित करो। करंट दिशा क्या होगी? आई ऐसे होगी। अब बताओ करंट दिशा ऐसे हो गई, करंट दिशा ऐसे हो गई, करंट दिशा ऐसे जा रही और ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, करंट दिशा ऐसे जा रही, क्या है? ऐसे निकल जाएगी। अब कह रहा कि इसका डायग्राम बना दो और क्या बना दो, इसमें क्या करना है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के चित्र बनाए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चित्र बना। अब इसमें क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम अंगूठे का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे क्या कहता है कि यदि ये हमारा अंगूठा जो है धारा की दिशा में, अंगूठा का धारा की दिशा में हो तो हमारा जो चारों फिंगर होंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे होगी, तो इसकी दिशा विक दिशा होगी। अब इसमें देखो अगर ऐसे है तो अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र दिशा, धारा नीचे आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे, तो इस तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र दिशा ऐसे हो जाएगी, तो भी क्या? विक दिशा है, ठीक है। इतना बनाते हैं तुम्हें 2 नंबर मिल जाता है, ठीक है, इतना ही बनाते हैं तुम्हें 2 नंबर मिल जाता है। अब आते हैं और बात करते हैं, और बात करने के लिए हम आते हैं, हाँ, चौथा का, चौथा क्या करना है? चौथा के दूसरा, चौथा कितना करना है? दूसरा, ठीक है, चौथा हमें क्या करना है? दूसरा करना है, ठीक है, चौथा का दूसरा, चौथा का दूसरा, ठीक है, चौथा का दूसरा करते हैं। चौथा दूसरा करने के लिए, ठीक है, चौथा दूसरा करने के लिए क्या करेंगे? इसमें क्या 200 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 12 घंटे कार्य करता, 5 रुपए पर किलोवाट की दर से है, तो 15 दिन के लिए विद्युत आपूर्ति कितना होगा? यानी क्या कहता है? फ्रिज, एक जो फ्रिज होता है, फ्रिज वो क्या चला जाता है? रोज 12 घंटे चलाई जाती है, और 200 वाट का रेफ्रिजरेटर है, कितना? 200 किलोवाट के 12 घंटे रोज चलाई जाती है। तो अब बता 200 वाट है, यूनिट निकालने के लिए जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, 200 वाट गुणा कर लो, 200 है, और घंटा कितना है? घंटा कितना है? 12 घंटे रोज चलाई जाती है, कितने दिन चलाई जाएगी? 15 दिन चलाएगी। अब बट्टे 1000 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? बट्टे 1000 करते ही हमारा यूनिट आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा। अब रेट कितना है? 5 रुपये, तो 5 का गुणा कर देना, इसमें 5 गुणा कर देना, कितना आ जाए? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब देखो 0 0 कैंसिल, अब क्या होगा? ये भी क्या होगा? 0 0 कैंसिल। अब ये हो जाएगा 12 पंचे 60, हल करके ही बता देगा। देखो 12 पंचे 60, तो एक 0 और कैंसिल, एक 0 और कैंसिल, तो अब क्या? 12 पंचे 60, एक 0 और कैंसिल, क्या बना? 15 छक्के 90, 90 दूनी 180, कितना आ गया? 180 रुपये टोटल आ गया, ठीक है, 180 रुपये टोटल, कितना आ गया? 180 रुपये, ठीक है, इतना गुणा भाग तो आता है ना, 180 रुपये टोटल आ गया, ठीक है। ये कैसे हुआ? 12 पंचे 60 कर सकते हो, 12 पंचे 60, एक 0 और कर किया। अब इसका गुणा तो 15 छक्के 90, 90 दूना 180 रुपए, इतना आ गया। आप देखो जितने लोगों को ए आता, ठीक है, ए, लेकिन तुम्हें अगर ए इसको हल नहीं करना आता, अगर तुम्हें ए भी आता होगा, ए वाला, ठीक है, ए वाला आता होगा, जिससे भी हल कर सकते थे, ठीक है। या तो इसमें दोनों अथवा, देखो अगर इतना हल कर लिए, ठीक है, इतने नंबर तुम्हें कितना मिल गया? इतने नंबर तुम्हें कितने मिला? 2 2 4 2 6, ठीक है, 8 नंबर मिले, कितना मिल गया? ये क्या था? कितने नंबर थे? अथवा 4 नंबर था क्या? 1 मिनट फिर से देखो, ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का है, लेकिन ये तुम्हारा 4 नंबर का है, ठीक है। 4 नंबर थोड़ा लॉन्ग लिखना पड़ेगा, पूरा फार्मूला भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फार्मूला क्या लिख दोगे? वाट, क्या फार्मूला लिखोगे? वाट, फार्मूला क्या लिखोगे? वाट, ठीक है, हावर, दिन, ठीक है, बटे 1000, ठीक है। ये तुम्हारा 4 नंबर के, देखो इसमें भी अगर 4 नंबर का होगा तो हम देखो ये भी 4 नंबर के, लास्ट वाला क्या तुम्हारा 4 नंबर की है, ठीक है, लास्ट वाला हमारा कितना है? 4 नंबर की है, ठीक है, अथवा, ठीक है, अथवा हम क्या दिया? चौथा, ए इंग्लिश में दिया, ठीक है। अगर तुम्हें ए नहीं आता है, इसके अथवा क्या लगा दो? ए 3 सवाल लगाओ, कितने आ गए? 2
2 2 4 2। अगर ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते, ये दो क्वेश्चन मानो तुम्हें आता ही नहीं है, तो तुम ये तीनों क्वेश्चन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? तीनों क्वेश्चन लगा सकते हो। कितना? तीनों लगा सकते हो। अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तुम इन तीनों का लगा सकते हो। ठीक है, इसको हम हल नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। देखो इसका क्या, समान घरेलू परपतु बल्बों पंखों आज समांतर क्रम में क्यों संयोजित है? समांतर क्रम में इसलिए संयोजित किया जाता है कि समांतर क्रम संयोजित करने से वोल्टेज समान रहता है। जो वोल्टेज हमें चार्जर को मिलेगा वही हमारे टीवी में मिलेगा, वही हमारे समस्या में, सब जगह वोल्टेज हमारा 220 वोल्टेज मिलेगा। घरेलू घरेलू है ना, घरेलू 220 वोल्टेज होता है, 220 वोल्टेज होता है। यानी समांतर में होगा तो 220 वोल्टेज प्राप्त हो। और इसका दूसरा रीजन है कि हमारा कोई भी अगर सामान खराब, इलेक्ट्रिकल सामान कोई भी खराब होगा तो हमारी लाइट पूरी बंद नहीं होगी, चलती रहेगी, जो खराब है वही बंद होगी। लेकिन अगर सीरीज में कर देंगे, श्रेणी में कर लेंगे, तो हमारा अगर एक सामान फ्यूज हुआ, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, यानी घर पूरा अंधेरा हो जाए। अगर घर कंसेंट श्रेणी में कर देंगे तो हमारा एक चीज खराब होती है, चाहे फ्रिज खराब हो चाहे एसी चाहे हो, तो पूरा जाके हमारे घर की लाइन ही कट जाएगी। इसलिए समांतर करते हैं। ये मिल गया। अब विद्युत में यानी फेज तार किसमें होता है? फेज तार का कोडिंग जो होता है रेड होता है। फेज तार का कोडिंग क्या होता है? रेड होता है। और उदासीन तार का कोडिंग क्या होता है? ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। और ध्रुव संपर्क का क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। इतना लिखते हैं क्या होता है? तुम्हें 2 नंबर मिल जाता है। रेड ब्लू ग्रीन इतना लिख देते तुम्हें 2 नंबर मिलता है। ठीक है, 2 नंबर। दक्षिण हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? इसका उपयोग का, इसका उपयोग का विद्युत जनित किया जाता है। कहा? विद्युत जनित, विद्युत जनित यानी जनरेटर में किया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है? ये कहता है कि ये इस प्रकार कहता है कि देखो जनरेटर क्या होता है, एक समान चुंबकीय छेद देते हैं और क्या देते हैं, और उसमें हम क्या देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं तो अब इसमें देखो मैकेनिकल एनर्जी दे दिया, बल की दिशा भी हमने दे दिया और चुंबकीय क्षेत्र भी दे दिया। हमें क्या चाहिए? धारक दिशा। धारक दिशा ज्ञात करने के लिए 1 मिनट, दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम ना, फ्लेमिंग का अंगूठे का हाथ नियम में दक्षिण हाथ का अंगूठे का नियम है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम अंगूठे को जैसे है, ठीक है, यही वाला सेम है, ठीक सेम ही है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सेम है। जब अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि दाएं हाथ का अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि हमारा ये क्या हो? करंट दिशा में हो। क्या अंगूठा करंट दिशा में हो तो हमारा जो चारों फिंगर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र दिशा प्रदर्शित कर, क्या? चुंबकीय क्षेत्र। इतना लिखना था। जब हमारा अंगूठा धारक दिशा में हो तो हमारा फिंगर चारों किसको प्रदर्शित करता है? चुंबकीय क्षेत्र दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इतना ही करना था। तुम्हें कितना मिल जाता है? 2 नंबर इसका मिल जाता है। लेकिन हमने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की चर्चा की है, मैंने गलती से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम समझ लिया, तो इसको बता देते हैं। दाएं हाथ के नियम क्या देते हैं? आंतरिक बल दे देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र देते हैं। हमें धारक दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दाएं हाथ के नियम लगाते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम का तीनों उंगली इस प्रकार फैलाएं, तीनों परस्पर लंबवत रहे। ये हमारे किसके दिशा में? ये हमारी किसके दिशा में? बल की दिशा में। ये बल दिशा में। और ये किसके दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र दिशा में हो तो हमारा मध्यमा किसकी? धारक दिशा को प्रेरित करे, प्रदर्शित करे, प्रेरित धारक दिशा को बताएगी। ठीक है, हमने बता दिया। ठीक है, अब ये चाहे इसको कर लें चाहे इसको, तुम्हें मिल जाते हैं। आगे चलते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन है, अंग्रेजी वर्जन, ठीक है, नहीं, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल क्या है? आप देखो केमिस्ट्री का यहाँ वहां कितना सवाल मिला? तीसरा का, ठीक है, यहाँ तुम्हें 6 नंबर मिला। ठीक है, यहाँ 6 नंबर मिला। और यहाँ से तुम्हें कितना मिल गया? 6 नंबर यहाँ से मिला। और इससे दूसरे में से कितना मिला? 6। दूसरे में से तुम्हें कितना मिल गया? तीसरा पहला, दूसरा का वो बता दिया। दूसरे में से तुम्हें कितना मिला? 2। देखो कितना मिला? 2 2 4 4 4 8 8 नंबर मिला। 8 यहाँ से तुम्हें कितना मिल गया? 18 नंबर मिलते हैं। टोटल कितने मिलते हैं? 18। ठीक है, 8 मिला। 8 2 10 10 2 12 12 12 6। इस तरफ कितना मिला? 12 नंबर। इस तरफ तुम्हें कितना मिल गया? 12 नंबर। इस तरफ तुम्हें कितना मिला? 12 नंबर मिला। और इस तरफ तुम्हें 12 मिला है। और इस तरफ कितना मिल गया? इस तरफ तुम्हें 6 नंबर मिला। कितना? 6 नंबर मिल गया। तो 12 6 18। तो फिजिक्स में से 18 नंबर मिल गया तुम्हें। यहाँ से 18 नंबर तुम्हारा बन तैयार हो गया। क्या? 18 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर वहां पा गया। ऑब्जेक्टिव में 18 नंबर यहाँ पा गया। 20 18 कितना हो गया? 38 हो गया। कितना हो गया? 38। अब आते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर उपभाग सेकंड में चलते हैं, सब सेक्शन सेकंड में चलते हैं। इसमें क्या आता है? केमिस्ट्री आ जाता है। क्या आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या आता है? केमिस्ट्री में भी कितने आते हैं? तुम्हारा 14 नंबर टोटल लिखने में। कितना? 14 नंबर। अब कह रहा है अधातुओं 2 गुण लिखे। अधातुओं 2 गुण लिखने के लिए क्या लिख दो? अधातु क्या आती है? उष्मा की सुचालक होती है और विद्युत सुचालक होती है। ठीक है, उष्मा के चालक होती है और विद्युत सुचालक होती है। 2 गुण ऐसे लिख दो। एक क्या होती है? उष्मा के चालक होती है, उष्मा के चालक होती हैं, चालक होती हैं। और विद्युत के भी चालक होती हैं, विद्युत के भी चालक होती हैं।
और लेकिन इसमें भंगुरता पाई जाती है, इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक होती है। और जाके हमारा ओ और एक धातु ये है क्या, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु जिसमें विद्युत का चालन होता है, अपवाद है, ठीक है। और हमारा एक होता है बोरमीन। बोरमीन ऐसा धातु जो लिक्विड अवस्था में रहती है। 3 सवाल हमने यहाँ बता दिया, लेकिन इतना करोगे तो कितना 2 नंबर मिल जाएगा। 2 वियोजन अपक्रियाओं का साइंस में करेंगे। वियोजन अपक्रिया पांचवा का दूसरा हमें बता, पांचवा दूसरा देखो। वियोजन अपक्रिया मतलब जो जब किससे अपकारक गम करते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना या पत्थर का सूत्र, चूना या पत्थर या चाक का सूत्र गर्म करोगे तो हीट करोगे क्या निकल जाएगा, CO चूने के कलिंग प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण लिख लो मैग्नीशियम कार्बोनेट लिख लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको गर्म करोगे किसमें टूटा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये भी तुम्हारा 2 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। 2 नंबर यहाँ तुम्हारा पक्का हो गया। पांचवा पहले 2 नंबर पक्का करवा दिए, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारा पक्का हुआ, 2 नंबर तुम्हारा पक्का हुआ, ठीक है। इसे हम छोटा कर देते हैं। 2 नंबर ये पक्का कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या यही लगा दे क्या, वियोजन अपक्रिया यही लगा देते हैं। चलिए 2 नंबर ये तुम्हारा पक्का करवा दिया, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारा ये पक्का करवा दिया, ठीक है। 2 नंबर तुम्हारे यही पक्का करवा दिया, ठीक है। एक अलग हरा ठीक है। 2 नंबर यही पक्का हो गया तुम्हारा। ठीक है, 2 नंबर तुम्हारे यही पक्का करवा दिए। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन में आते हैं क्या, निम्नलिखित रसायन समूह को संतुलित करें। संतुलित करने के लिए क्या करो, संतुलित करने के लिए कुछ नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। ब्लू पेन लो, ब्लू पेन लगा हुआ है। चलिए संतुलित कर लेते हो। यहाँ आयरन कितनी बार, 3 बार है, तो यहाँ आयरन भी 3 बार होना चाहिए। 3 हो गया। अब बताओ 3 बार हो तो अब बताओ यहाँ कितने बार है, ऑक्सीजन कितनी बार, 4 बार है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है। यहाँ ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ सिर्फ 1 बार है। तो अब क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, 4 का मल्टीपल करा दोगे, 4 बार हो जाएंगे। 4 का मल्टीपल कराते ही कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। देखो आयरन 3 बार हो गया, आयरन यहाँ 3 बार, तो 3 बार हमने यहाँ कर दिया। अब यहाँ हमारा जो है ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, लेकिन इस तरफ 1 बार है। लेकिन हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन 4 बार है, तो 4 बार करने के लिए यहाँ 4 का मल्टीपल कर दो। कितने का, 4 का मल्टीपल करो। 4 का मल्टीपल करोगे क्या होगा, हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, हाइड्रोजन हमारा कितनी बार हो गया, 4 दूना 8 बार हो गया। कितनी बार हो गया, 8 बार हो गया। लेकिन इस तरफ कितनी बार है, सिर्फ हमारा 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 का गुणा कर दो, क्या 4 गुणा कर दो। इतना करते हैं तुम्हारा 2 नंबर पक्का, ठीक है। इतना करते हैं 2 नंबर मिल गया, ठीक है। 3 गुणा करो, 4 गुणा करो। अब देखो 3 बार हो गया, हाइड्रोजन 4 दूना 8 बार होगा, ऑक्सीजन भी कितने बार, 4 बार, एक बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ दोनों बेकिंग पाउडर बनाने की विधि एवं संबंधित रसायन से निकल। विधि क्या है, इसकी विधि 2 नंबर पाने के लिए यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है। बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। अभी होली आ रहा है, तुम लोग मीठा पाउडर खरीदने जाओगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम पहले यहीं लिख देते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, जब सोडियम, देखो ऐसे प्राप्त करेंगे, जब NaCl और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को गर्म करते हैं तो हमारा ए बन के तैयार होता है। क्या बनता है हमारा, क्या बनता है, ए बनता है हमारा, क्या बनता है, ए बनता है हमारा। जब इसे करेंगे तो हमारा NaCl है, NaCl तो हमारा क्या बनता है, हमारा NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl प्लस क्या बनता है, NH क्या बनता है, NaHCO3, ठीक है, ए बनता है। बैलेंस कर लो, बैलेंस करना तो बैलेंस करो, NaHCO3 बैलेंस करना तो Na कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। Cl कितनी बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ भी Cl 1 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, हाइड्रोजन यहाँ 2 3 तो 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार है। यहाँ भी 5 बार है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार, 1 बार, यहाँ भी 1 बार है। यानी ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, 3 बार यहाँ। यानी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्या है, ऑलरेडी ही बैलेंस है। क्या है, बैलेंस। इससे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है। इतना करते ही तुम्हें क्या मिल जाता, 2 नंबर मिल जाता, ठीक है। इसका सूत्र, ठीक है, विधि बता दिए। विधि में लिख दें, जब NaCl और जल और कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारे बन जाता है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर हो गया। अब निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने के लिए क्या करोगे,
टिप्पणी हमारा कैसे होगा कि पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच यहाँ लिखा, पीएच स्केल। ये देखो जो नोट्स है हमने प्रोवाइड किया था इसी में से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये नोट्स जो टेलीग्राम पे भेजे थे इसी में से हम एक फोटो यहाँ लगाए, ठीक है। पेज स्केल का पीएच का पूरा नाम पोसास हार्डोनियम है। पीएच के पी सूचक पूर्णांक का अर्थ है जिसका शक्ति, और डिफिनेशन क्या है, मतलब डिफिनेशन एक किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन, डिफिनेशन इसका बता जाए, एक किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक हो नहीं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। पीएच मान जितना ही कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है। नहीं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय के लिए 7 से कम होता है, क्षार के लिए 7 से अधिक होता है। अम्ल होगा तो 7 से कम, क्षार होगा 7 से अधिक, और उदासीन होगा 7 होगा, ठीक है। आते हैं धातुओं, अब आते हैं दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है मिसेल। मिसेल किसे कहते हैं, मिसेल क्या होता है कि इसमें साबुनों के शोधन के लिए किया जाता है। मिसेल प्रयोग साबुनों के शोधन के लिए, क्या मिसेल में एक जल का विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय क्लोराइड होता है। साबुन के द्वारा शोधन किया जाता है कि साबुन और तेल के बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं। साबुन के और तेल के बूंदों के चारों इस प्रकार मिसेल बनाते हैं कि रिस्टेड आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है या जल रागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकलता है। अतः इससे रिस्टेड आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदें जल से खिंच जाती, एक गंदगी सतह से हट जाती। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसी का छत के धुलाई के लिए किया जाता है। छत के धुलाई के लिए में सहायता होता है। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने के सक्षम है क्योंकि तैलीय मैल मिसेल से में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन को कोलाइड के रूप से बने रहते हैं तथा आयनन इसका असर के कार्य विक्षेपित होते हैं। इस प्रकार मिसेल तैरते मैल के आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं, साबुन मिसेल के प्रकाश प्रकाशित कर सकते हैं, और यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा होता है। यही कारण है साबुन घोल बादल जैसा होता है। समझ में मिसेल का मतलब यहाँ था। तो आप बताओ 2 नंबर ए बन कितना, पीएच लिखोगे 2 नंबर इसका बन तैयार होगा, ए लिखोगे 2 नंबर इसका। आप सक्रियता श्रेणी क्या, सक्रियता से जो धातु जितने ऊपर है उतना ही क्रियाशील होते हैं। जैसे यहाँ लिखा जाए कि धातु इसका उपयोग क्या है, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। धातु निष्कर्षण में क्या होता है कि हमारे सक्रियता श्रेणी क्या, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातु है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जा सकती है, ठीक है। तो धातु निष्कर्ष, कुछ धातु विघटन में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता के नीचे आने वाले, सक्रियता से शरीर के नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी, तांबा का तो कम क्रियाशील होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाते हैं। देखो अगर सल्फाइड आयन होगा तो उसमें क्या होगा, भार्जन होगा। अगर कार्बोनेट आयन होगा तो उसमें निस्तापन होता है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी नीचे आने वाले क्या है, सक्रिय श्रेणी नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्ष, सक्रिय श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का अक्रियशील होते हैं। इन धातुओं को ऑक्साइड केवल गर्म करने से प्राप्त हो जाता है। पारे जैसे प्रमुख अयस्क होते हैं, सीना पारे, इस गर्म प्राप्त। सक्रियता श्रेणी क्या है, अब इसको यही तरह लिखना था। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं का निष्कर्ष आयरन, जिंक, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता माध्यम होते हैं। प्रकृति में धातुएं परास सल्फाइड तथा कार्बोनेट में पाए जाते हैं। सल्फाइड वाले में क्या होता है, भार्जन होता है। कार्बोनेट वाले से कैसे किया जाता है, विस्थापन से। भार्जन का सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, प्रक्रिया भार्जन कहलाते हैं। यानी सल्फाइड का अयस्क भार्जन होगा और कार्बोनेट का अयस्क होंगे तो विस्थापन। इतना तुम्हें नहीं लिखना था, लेकिन इतना तुम्हें नहीं लिखना था इसमें सक्रियता श्रेणी में कितना लिखना था कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, लेकिन जो नीचे कम क्रियाशील होते हैं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुएं क्या होती है जो स्वतंत्र अवस्था में, जैसे सोडियम वोडियम है, सोडियम स्वतंत्र अवस्था में किसी भी चीज तुरंत रिएक्शन कर लेती है, इसलिए सोडियम धातु को हम केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो के रखते हैं। अगर इसका श्रेणी याद करना तो ऐसे याद कर, ठीक है। लिपोसाइल के बाद सुमेल मंजन कर क्या है, कोनी सान ले का, हाँ जी पता है, कापा चांदी सोना, इसके क्रम में याद करने के याद कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा एक कंप्लीट हो गया इतना। आप जिसको इतना आता है तो इतना कर लेगा, जिसको इतना आता है, जिसको ओ ए नहीं आता, जिसको मान लो ए आता ही नहीं तो क्या करेगा, ओ जिसको ए नहीं आता तो वो क्या करेगा, इसको हल करेगा, इसको हल करेगा, किसको हल करेगा, इसको हल कर लेगा, ठीक है। मानो तुम्हें ए नहीं आता, तुम्हें अगर ए नहीं आता तुम्हें कितना नंबर कटेगा, 2 2 4 नंबर कटा, 4 2 2 4 4 8 नंबर, 8
8 है और यहाँ कितना है 8 से 14, 14 नंबर। ठीक है, केमिस्ट्री यहाँ से कितना हुआ 14 नंबर कंप्लीट हो। केमिस्ट्री कितना, मान लो 14 नंबर तुम्हें नहीं आता है तो कितना करो, नीचे वाला लगा ले। नीचे वाला क्या करना, जब इससे गर्म करते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट नाइट्रोड का काम करते हैं तो हमें हमने ऑब्जेक्टिव देखा था, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, हमें क्या मिलता है NO2 मिलता है, NO2 मिलता है और क्या मिलता है, और O2 मिलता है। अब इसको बैलेंस कर बराबर को संतुलित भी करना है। संतुलित करने के लिए क्या करो, संतुलित करने के लिए यहाँ यही रूल लगाओ कि यहाँ कितना होगा। अब बताओ ये NO2, यहाँ नाइट्रोजन कितनी बार है, नाइट्रोजन इस तरफ कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। नाइट्रोजन यहाँ 2 बार है और यहाँ कितनी बार है, 1 ही बार है। ठीक है, लेड यहाँ 2 बार है और ऑक्सीजन कितनी बार, ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है, ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6 बार है। कितनी बार, 6 बार है। तो यहाँ कितनी बार, 2 बार है। तो एक काम करो, इसमें जाके तुम गुणा कर दो, सबको बैलेंस करना है। अगर यहाँ 6 बार है, अगर यहाँ 6 बार है तो एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दो। पहले नंबर इसमें 2 का गुणा कर दो, पे में, ठीक है, 2 से गुणा करो। ठीक है, 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितनी बार हो गया पूरा, ऑक्सीजन यहाँ 6 बार है, यहाँ 6 बार है तो यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार लिख दो। कितनी बार, 4 बार। कितनी बार, 4 बार। अब 4 2 6, 6 बराबर हो गया। अगर यहाँ लेट 2 बार हो गए तो लेट यहाँ भी 2 बराबर, अभी भी गलत हो रहा है। अगर यहाँ 2 से गुणा करोगे तो, ठीक है, थोड़ा इसे हम अलग करके बताते हैं कैसे बैलेंस करोगे। ठीक है, इसे थोड़ा अलग करके बताते हैं, बैलेंस करने में थोड़ा टाइम काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ समीकरण इसका नोट करते हैं, समीकरण चलो नोट करो। यहाँ क्या करा, PbNO3 तो आए, इसको ताप करोगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 यही मिलेगा। इससे बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करोगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ दिमाग लगाओ कुछ। देखो एक क्वेश्चन नंबर जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है इसका, 8वें वाले में। 8वें वाले में बैलेंस करने के लिए यहाँ ऐसा तुम दिमाग लगा सकते हो कि यहाँ तुम कर लो गुणा 4 का। अगर यहाँ 4 का गुणा करो, ठीक है, यहाँ कितने गुणा करोगे, अगर यहाँ करो तुम, n कितनी बार है, 2 बार है, n कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ 2 गुणा, एक काम करो 2 गुणा पहले करो, इतना काम करो, 2 गुणा करोगे तो दूसरे बैंस करते हैं। ठीक है, यहाँ तुम 2 का गुणा करो, पहले किसका गुणा करो, 2 का। अब तुम्हारा नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार, 2 बार, 2 बार बराबर हो गया। अब तुम्हें कितनी बार, यहाँ इस तरफ ऑक्सीजन कितनी बार, 2 दूना 4, 4 2 6 बार हो गया। और यहाँ इस तरफ कितनी बार है, 6, और यहाँ कितनी बार है, यहाँ कितनी बार है, यहाँ तुम्हारा कितनी बार है, 1 बार, तो 6 बार हो गया। तो अब यहाँ तुम काम करो, इससे गुणा कर दो, इससे में तुम गुणा कर दो 2 का गुणा अगर यहाँ करते हो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 गुणा करोगे कितना आ गया, 2 गुणा करोगे तो ऑक्सीजन कितनी बार हो, 6 बार हो गया। और ऑलरेडी देखो 2 2 4 2 6 बार हो गया, लेकिन 6 बार हो गया। तो अब एक कितने, यहाँ 2 गुणा करोगे तो अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार हो गया, पूरी ऑक्सीजन कितनी बार हो, 3 दूना 6, 6 दूना 12 बार हो गया। अगर 12 बार यहाँ ऑक्सीजन हो गया तो, और इस तरफ कितनी बार, 6 बार, 6 का गुणा यहाँ कर दो, क्या कर दो, 6 दूनी 1 मिनट, इस तरफ कितना होगा, 6 दूना 12, तो यहाँ 6 गुणा नहीं होगा, यहाँ का 4 से गुणा कर दो। देखो 2 दूना 4, 4 2 6 2 8, 8 कितना कम पड़ रहा है, 8 कितना कम पड़ रहा है, 4 ही कम पड़ रहा है, 3 का गुणा कर दो, कितने का, 3 का, 3 गुणा करो कितना होगा। अब देखो ऑक्सीजन कितने में, 2 2 4 2 4 2 6 6 6 12, और इस तरफ भी कितना है, 12। ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस, लेड भी बैलेंस है, और क्या है, एन बैलेंस है। ठीक है, यहाँ हमारा कुल बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी एन नहीं बैलेंस है, एन नहीं बैलेंस है, एन अभी भी नहीं बैलेंस है। एन कितनी बार, यहाँ 2 बार हुआ, और यहाँ कितनी बार हो गया, यहाँ 4 बार हो गया। कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। यहाँ कितनी बार हो गया, 4 बार। तो यहाँ 4 बार हुआ है। तो अब एक काम करो, यहाँ 4 को गुणा कर दो, कितनी गुणा कर दो, यहाँ 4 को गुणा करो। अभी कुछ गलत हुआ क्या, ठीक है, यहाँ 4 गुणा करो, ये क्या करो, 4 गुणा, अब 7 हो गया। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ तुम 4 से गुणा करो, और यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तुम कितने से गुणा करो, 4 का, 4 गुणा करो। अब 4 नाइट्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन कितनी है, अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन कितने, 12 बार है, इस तरफ कितनी बार, 2 2 कितनी बार, 4 दूना 8 2 8 2 10, 8 2 10 2 12। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ तुम्हारा पूरी की पूरी समीकरण ही बैलेंस हो गया। ठीक है,
इसे बैलेंस करने में थोड़ा टफ था, बैलेंस हो गया। अब देखो सब कुछ बैलेंस हो गया। देखो यहाँ लेड कितनी बार हो गया, 2 बार लेड है, लेड यहाँ भी 2 बार है, ठीक है, लेड यहाँ भी 2 बार है, ठीक है, लेड यहाँ 2 बार था तो यहाँ भी 2 बार ही है, ठीक है, 2 बार लेड यहाँ, 2 बार लेड यहाँ। नाइट्रोजन यहाँ कितनी बार है, 2 दूना 4 बार, तो नाइट्रोजन यहाँ 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है, 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 4 दूना 8, 2 10, 2 12, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसको जब इसको गर्म करोगे किसमें, सूर्य की उपस्थिति में गर्म, सन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो एक और Ag प्लस और Br माइनस होता है, क्या होता है, Br माइनस। अब इसको जब कम करोगे तो विस्थापन प्रिय, क्या विस्थापन क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस क्या बनेगा, 2Cl2 बनाएगा, 2C नहीं N है ना, 2Cl2 नहीं बनाएगा, 2Cl2 नहीं बनेगा, 2NaCl बनेगा। जवान कभी कभी फिसल जाती है, 2NaCl बनेगा, ठीक है, 2NaCl, ठीक है, नमक का सूत्र है, NaCl किसका सूत्र है, नमक का, ठीक है। तो BaSO4 अगर यहाँ देखा जाए तो क्या बना, BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है। अगर इसको गर्म करोगे तो इसको कैसे गर्म करते हैं, जब इससे HCl से गर्म करते हैं, किससे, HCl से, किससे, HCl क्या बनता है, Cl2 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ Cl2 देखो, Cl कितनी बार है, यहाँ Cl2 4 बार है, कितनी बार है, 4, 2 बार 2 है, तो यहाँ 4 का गुणा कर दो, कितनी बार कर दो, 4 गुणा कर दो, ठीक है। 4 गुणा करोगे तो अब बताओ हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, हाइड्रोजन सिर्फ 2 बार है, लेकिन इस तरफ 4 बार ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दो, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी तुम्हारा हल हो गया। अब दूसरा सवाल है कि तुम्हारा ए, कापर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्रिया कराने पर, कापर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्रिया कराने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, इसको विस्थापित कर देगा, क्या बनेगा, कापर अलग हो जाएगा और जल मिलेगा, ठीक है। इतना ही बैलेंस ऑलरेडी। अब ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और जल, और इसको जब करते हैं तो क्या बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CHCO3, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ए बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में। अब पेपर कहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, टाइम कितना हो गया, पेपर हम लोगों ने कहां तक सॉल्व कर लिया, पेपर हम लोगों ने कहां तक सॉल्व कर लिए, तुम लोग जा सकते हो, पेपर हम लोगों ने कहां तक सॉल्व कर लिया, यहां तक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कितने आता है। अब हम बायोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ 14 नंबर हो गया, बायोलॉजी की बात करेंगे, किसके, बायोलॉजी की, किसकी बात करेंगे, बायोलॉजी की, ठीक है। बायोलॉजी की बात करते हैं, चलिए 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी की बात हम करेंगे, ठीक है, बायोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है। इतना समझा, यहाँ 14 नंबर तुम्हारा पक्का हो गया, कितना, 14 नंबर तुम्हारा पक्का हुआ, अथवा एक कर सकते हो। एक करने के लिए तुम्हें कितने कितने नंबर मिले, एक करने के लिए तुम्हें कितने कितने नंबर मिले हैं, एक करने के लिए तुम्हें यहाँ से कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर तुम्हें ए बैलेंस दे दिया, ठीक है, 6 नंबर तुम्हें ए दे दिया, और ए आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है, ए, ठीक है, पीएच वैल्यू, ठीक, इंग्लिश में है तुम, ठीक है। यहाँ जैसे तुम अगर इसको नहीं कर पाए तो इसको कर सकते हैं, इसको स्थान पर, ठीक है। ये 14 नंबर में कर लिए, अब इसमें 6 नंबर तुम्हें नहीं आ रहा था, ये 6 नंबर नहीं कर पाएगा, उसके स्थान पर तुम ए कर सकते हो, ठीक है, उसके स्थान पे इससे हल किया जा सकता है। आगे बढ़ें, चलिए आते हैं इस तरफ, ठीक है, आते हैं इस तरफ, ठीक है, आते हैं, इसका इंग्लिश वर्जन है, क्या है, इंग्लिश वर्जन में आप लोग पीएच सब देख लेना। अब हम बात करेंगे भाग 3 का, 3 में हमारा कितना आ गया, ये आ गया 18 नंबर का, 14 नंबर वहां से आ गया, अभी तक कितना, 20 नंबर, अब ये 2 18 नंबर, 38 14 कितना होगा, 52 नंबर का अब तक सॉल्व हो चुका है, 52 नंबर का अब तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे, अब हम कितना सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक जब आवर्धन क्या है तथा या आहार नाश श्रृंखला किस प्रकार प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर लगा रखा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। जब आवर्धन तो क्या है, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है जो 4 नंबर का है, कितना, 8वां क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, 8वां हमारा क्या है, 4 नंबर, क्या है, 4 नंबर का, 2 नंबर, आप परिभाषा लिखोगे 2 नंबर, और श्रृंखला किस प्रकार प्रभावित करता है, वो 2 नंबर। तो देखो वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक अपघटित न होने वाले रसायन, वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक अपघटित न होने वाले रसायन जैसे कीटनाशक, टीडीटी और खास श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर, ठीक है, ऊपर जमे हो जाते हैं और उनकी सांद्रता बढ़ती रहती है या शीर्ष मांसाहारियों में
अधिकतम सांद्रता के साथ आहार श्रृंखला को असंतुलित करते हैं। क्या होता है? असंतुलित करते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्या और प्रजनन विफलता होती है। ठीक है, प्रजनन अपने संतानों को उत्पत्ति करने में विफलता होती है। अब जब अध्ययन आहार श्रृंखला पर प्रभाव क्या डालता है? ठीक है, उच्च स्तर पर विष की अधिकता, उच्च स्तर पर विष की अधिकता, उच्च स्तर पर विष की अधिकता। ठीक है, उच्च स्तर विष की अधिकता से शुरू होकर उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी तक हानिकारक रसायन लगातार संचित होते रहते हैं। शीर्ष शिकारियों को खतरा खाद्य श्रृंखला के में सबसे ऊपर स्थित जीव जैसे मनुष्य, ब्याज, इन जहरीले पदार्थों की सांद्रता सबसे अधिक होती है, जिससे वो गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। परिस्थिति असंतुलन, जब ये रसायन अवघटित नहीं होते हैं तो पूरी खाद्य श्रृंखला को नष्ट कर देते हैं, जिससे मेढक, सांप और बाज और जीवों की मृत्यु हो जाती है। स्वास्थ्य रसायनों के रासायनिक में शरीर में संचय से जैव विविधता को खतरा होता है और प्रजनन विफलता जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये इतना लिखते हैं, तुम्हारे 4 नंबर पक्का हो जाता है। मानव हार्मोन्स पर एक निबंध लिखे। मानव हार्मोन्स पर एक निबंध क्या है? मानव हार्मोन्स का निबंध का हमने यहाँ लगाया। देखो, मानव हार्मोन्स प्रस्ताव में क्या लिखोगे? मानव शरीर के अत्यंत जटिल और व्यवस्थित प्रणाली जिसका संचालन विभिन्न अंगों जैसे रसायनों माध्यमों से होता है। इन रसायनों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हार्मोन्स, ऐसे रासायनिक संवेदक वाहक जो शरीर के ग्रंथियों द्वारा बनते हैं और रक्त के माध्यम शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचकर उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित विशेष रसायन है जो कि वृद्धि, विकास, प्रजनन और चाप और भावनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। प्रमुख हार्मोन ग्रंथि पेक्टोरियम कौन सी ग्रंथि बनती है? इससे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर को ऊर्जा और चाप को नियंत्रित करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है? एड्रिनल ग्रंथि क्या करता है? थायराइड कमी से वो घेंघा रोग भी होता है। ये एड्रिनल ग्रंथि तनाव और आपातकालीन परिस्थितियों में शरीर के लिए को तैयार करती है। अग्न्याशय क्या होता है? अग्न्याशय में इंसुलिन बनाकर रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित करती है। इसका ऑब्जेक्टिव आया था, इंसुलिन कमी हो जाने से मधुमेह रोग होता है, यानी डायबिटीज, शुगर होता है। ठीक है, जनन ग्रंथि क्या है? जनन ग्रंथि हमारे एवं हार्मोन्स बनाकर प्रजनन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करती है। जैसे हमारा क्या है, ये जनन ग्रंथि क्या होती है? विस्तर और नशा। महिला में अंडाशय होती है और जाकर पुरुष में विस्तर होता है। महिला के अंडाशय किशोरावस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का उत्पन्न करती है जो उनके अंडार को उत्पादन को नियंत्रित करती है। ठीक है, और उनके जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? आवाज का पतली होना, ठीक है, उनके जनन बनना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, जननांगों पे बाल आना और उनके कमर के निचले भाग का चौड़ा होना और शरीर में उतार चढ़ाव होते हैं किसके? एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से। और सबसे खास बात मासिक धर्म की स्टार्ट होना, तो ये हार्मोन्स हो गया। और यही बात की द्वितीयक लैंगिक लक्षण पुरुष में क्या होता है? पुरुष के किशोरावस्था विस्तरण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। शुक्राणु उत्पादन से क्या होता है कि वो क्या होता है? लड़कों आज भारी और मोटी हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, कखरी और जननांगों पर बाल आ जाते हैं और शिशन वृद्धि हो जाती है और शुक्राणुओं को उत्पादन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे एक जन क्षमता हो जाती है। ठीक, कि 11 अवस्था से स्टार्ट होती है लड़कियों में और लड़कों में 1-2 साल लेट होती है, 11-13 अवस्था में। ठीक है, ये हमारी जनन ग्रंथि है। तो हार्मोन का महत्व शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती है। ठीक है, अभी हमने बता दिया। भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारा माइंड पर हाइपोथैलेमस होता है, भावना और ठीक है, अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। शरीर तापमान और ऊर्जा को संतुलित करता है, नींद, भूख और तनाव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स असंतुलित का प्रभाव, अगर ये असंतुलित हो गया तो क्या होगा? यदि हार्मोन्स स्राव कम या अधिक हो जाता है तो कई समस्या तो मधुमेह रोग, थायराइड रोग, वृद्धि कार, मोटापा, मानसिक तनाव आदि क्या होते हैं? इसके वजह से होते हैं। इंसुलिन वजह से होते हैं, थायरॉक्साइन हार्मोन्स के वजह से होते हैं, पेक्टोरियल हार्मोन्स की वजह से होते हैं, जैसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मोटापा, मानसिक सब तनाव हो जाता है। मानव हार्मोन शरीर की सभी प्रमुख क्रियाओं के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका संतुलित स्वास्थ्य जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव युक्त जीवन शैली हार्मोन संतुलित बनाने में सहायक होते हैं। तो हार्मोन्स का तो अब इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय भी होती है। क्या होती है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो क्या होती है? आंख क्या होता है? आंख के लिए फोटो रिसेप्टर होता है, आंख के लिए फोटो रिसेप्टर, कान के लिए फोनो रिसेप्टर, स्वाद के लिए स्वाद रिसेप्टर, नाक के लिए घीढ़ रिसेप्टर और जाके हमारे त्वचा के लिए टैंगो रिसेप्टर। ठीक है, इतने होते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे कितने नंबर दे दिया? अगर इतना लिखते हो मानव हार्मोन्स, ए भी 4 नंबर मिल गया। 4 4 8 नंबर तुम्हारा मिल गया। 4 नंबर तुम्हें ए दे दिया,
4 नंबर तुम्हें ए दिया, 4 नंबर तुम्हें ए दिया। अब देखो रक्तदाब क्या है, रक्तदाब क्या है, रक्तदाब तुम्हारा 2 नंबर पूछा है। रक्तदाब क्या है, इसको लिखते हो 2 नंबर। देखो रक्तदाब जो होता है धमनी में 120 mmHg होता है और सीरम 80 mmHg होता है और धड़कन जो होता है 72 होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें रक्त वह दाब है जो हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को काट धमनियों की दीवारों पर पड़ता है, रक्तदाब के प्रकार। ठीक है, रक्तदाब वह दबाव है जो हृदय द्वारा पंप किए गए, हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त के काट धमनियों की दीवारों पर प्रभाव पड़ता है, रक्तदाब के प्रकार। रक्तदाब का सिस्टोलिक दबाव, ठीक है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है, जब हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो और रक्त, जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त भेजता डायलिसिस दबाव कहलाता है। ठीक है, जब हृदय ढीला पड़ता है तो रक्त भरता है, जब ढीला पड़ता है तो रक्त भरता है, जब हृदय सिकुड़ता है तो रक्त बाहर भेजता है। ठीक है, इससे डायलिसिस दबाव कहते हैं। जब हृदय ढीला पड़ता है तो ये रक्त भरता है। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इससे ऐसे लिखा जा सकता है 120 और 80, यानी 120 किसका, धमनी का है, और 80 हमारा mmHg किसका है, 180 बल्कि किसका है, सीरक है। तो एक किसका है, धमनी का है, एक किसका हमारा धमनी का है, ये हमारा धमनी का है, ये हमारा धमनी का है। 120 Hg किसका होता है, धमनी का, धमनी का, धमनी का, और एक इसका होता है सीरक होता है। और धड़कन कितना होता है, धड़कन सीरक गलत हमने लिखा है, इसको सही कर देते, सीरक। ठीक है, ये सीरक है और धड़कन कितने होती है, 72 होती है। तो अगर ये देखा जाए तो 120 होता है, कितना होता है, 120 mmHg होता है। अगर ये देखा जाए तो कितना होता है, सीरक 80 होता है, 80 mmHg होता है। अगर ये देखा जाए तो ए अगर देखा जाए तो धड़कन, धड़कन कितना होता है, 72 बार होता है पर मिनट, 72 राउंड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट। ठीक है, ये होता है। तो कभी कभी जाना, जब तुम जाओगे बीपी चेक कराने, ऐसे डॉक्टर का 120 80 देख लिए तो कहेगा सही है। अगर बात समान इतना होता है, ठीक है, उच्च दाब कितना होता है, 140 90 होता है, निम्न दाब कितना होता है, 90 और 60, 90 60 हो जाए तो हमारा बीपी लो हो गया। ठीक है, रक्त बढ़ाने के कारण, रक्त बढ़ाने के कारण अधिक नमक खाना चाहिए। रक्त बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक नमक खाना चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक नमक खाना चाहिए। रक्त बढ़ाने के लिए अधिक नमक, अधिक नमक का सेवन करना चाहिए। तनाव और चिंता, ठीक है, तनाव और चिंता भी करो, मोटापा, व्यायाम कमी, ठीक, ठीक है, रक्त, ठीक है, रक्त बढ़ने के, रक्तदाब बढ़ने के कारण अधिक नमक खाओगे रक्त बढ़ेगा, तनाव करोगे बढ़ेगा, मोटापा, व्यायाम की कमी और धूम्रपान से। ठीक है, नियंत्रण के लिए क्या, नियंत्रण के लिए क्या, नियमित व्यायाम करो, संतुलित आहार पर नमक कम लेना, पर्याप्त मात्रा में नींद, तनाव कम करना। संक्षेप उत्तर में रक्त धमनियों पर दबाव डाल। संक्षेप में क्या लिखो, अगर संक्षेप टिप्पणी, अगर तुमने इतना भी लिखा होगा, टिप्पणी करने के बाद क्या, अगर तुमने इतना भी लिख दिया होता कि इतना रक्त धमनियों पर, रक्त धमनियों पर रक्त दबाव है, रक्तदाब धमनियों पर रक्त दबाव, रक्तदाब धमनियों पर रक्त दबाव है जिसका समान मान 120 80 होता है। अगर इतना भी लिख दिया होता तब भी तुम्हें 2 नंबर देता है। रक्तदाब धमनियों पर रक्त दबाव है, रक्तदाब धमनियों पर रक्त दबाव है जिसका समान मान लगभग 120 और 80 mmHg होता था। ठीक है, इतना। अब आते क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में अगर इतना भी लिख दे तो क्लोरोफिल पौधों में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव है जो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तब भी तुम्हें नंबर मिल जाता है। लेकिन तुम्हें पूरा क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल पौधों के सवाल और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव है जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश अवशोषित करता है। मुख्य कार्य क्या है, सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के मुताबिक पौधे को भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण, वातावरण से ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, भाग है। कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पौधों की पत्तियों क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत और खास श्रृंखलाओं की शुरुआत, ठीक है, आधार पर हरी सब्जियों में मौजूद क्लोरोफिल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। संक्षेप परिवार, ऐसा तो हम इसकी जानकारी बताए, संक्षेप में इतना भी लिख देते तब भी तुम्हें नंबर मिल जाता है। लेकिन एक ऐसे अपना भोजन में आते क्लोरोफिल, देखो एलेंगे, इसका महत्व जो है, ये महत्व ऑक्सीजन कैसे बनाता है, ऑक्सीजन आखिर बना कैसे देता है। ऑक्सीजन का ए वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जमीन से क्या लेगा, जल लेगा और बना देगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये बनाता। बैलेंस करने के लिए 6 गुणा करो, यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ तुम 6 गुणा कर दो, यहाँ 12 गुणा कर दो
और यहाँ 6 गुणा कर दो और यहाँ 6 गुणा कर दो तो तुम्हारा बैलेंस हो जाए। हमें ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, इतना लिखते हैं। 6 नंबर 4 नंबर पूछता तब इतना लिखते हैं, लेकिन इतना तुम लिखते हैं क्लोरोफिल पौधों में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य है जो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, इतना लिख देते नंबर पा जाता है। ठीक है, अब ये तुम्हारा कितना नंबर दे दिया? 4 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया। और रक्तदाब कितना दिया? 2 नंबर। एक कितना दिया? 2 नंबर। यहाँ कितना? 2 4 4 8 2 10 2 12 नंबर। कितना? 12 नंबर नहीं, 4 4 8 2 10 4 4 8 2 10 12 नंबर हो गया। अब तुम्हें 4 नंबर और चाहिए। कितना? 4 नंबर तुम्हें और आ सकता है। कितना? 4 नंबर। 4 नंबर तुम्हें कैसे मिलेगा? 4 नंबर तुम्हें यहां से मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट। 14 नंबर 18 नंबर आता है, तुम्हें 6 नंबर चाहिए। देखो जो बायोलॉजी होता है केमिस्ट्री 14 नंबर का होता है। केमिस्ट्री कितना होता है? 14 नंबर, लेकिन ये तुम्हारा 18 नंबर का होता है। 4 4 8 2 10 2 12 6 नंबर चाहिए। अभी 6 नंबर तुम्हें चाहिए, तो 6 नंबर हो गए तुम्हारा 70 कंप्लीट हो जाए। आज तक तुम 64 का नंबर कर चुके हैं। 64 नंबर के बेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बेस ऑब्जेक्टिव 18 नंबर फिजिक्स, तो बेस 38 14 नंबर केमिस्ट्री। 38 14 कितना हुआ? 38 14 तुम्हारा हो गया 38 14 38 14 42 42 4 46 4 38 14 52 38 14 52 होता है, 42 नहीं। 38 14 52। ठीक है, 38 14 52 52 4 56 56 4 60 4 64। अब तुम्हें चाहे 6 नंबर। ठीक है, 6 नंबर तुम्हें चाहे। कितना? 6 नंबर। 6 नंबर के तुम्हें क्या कर? मानव हृदय का सचित्र वर्णन बना। मानव हृदय क्या बनाओ? संरचना बनाओ, सचित्र वर्णन। इसके प्रमुख भागों के नाम लिखकर उनके कार्यों को समझाओ। ठीक है, ये तुम्हारा था। क्या था? मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख भागों का नाम लिखकर उनके कार्यों को समझाओ। तो मानव हृदय तुम ऐसे बना दो। ऐसा अगर तुमने प्रैक्टिस किया होता तो ऐसा हृदय एग्जाम बना के आते। ऐसा हृदय जब बना के आते तो अब इसमें कुछ लिख देते। ठीक है, अभी जो हमने नोट्स तुम्हें प्रोवाइड किया था उसी का हमने पेज लगाया। ये नोट्स में हमारा ए लगा है हृदय। हृदय के बारे इस नोट्स में लिखा है। ठीक है, लेकिन अब पढ़ने से क्या फायदा? तुम लोग 2027 वाले में पढ़ना। ठीक है, अब इसमें देखो मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद 2 नीला। एक दायां अलिंद एक बायां नीला। ठीक है, दायां अलिंद दायां नीला बायां नीला 4 भाग होते हैं। जबकि मछलियों में 2 होते हैं। मछलियों में ऑब्जेक्टिव पूछा था अभी, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर पूछा। मछलियों वाला तुम्हारा 2 नंबर पूछा। मछलियों में कितने होते हैं? कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे। मानव वाला तो पढ़ लिए थे 4, लेकिन मछलियों वाले तो और नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए उनका गलत भी कर दिए कुछ लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा गया है ना, यहाँ अगर बायोलॉजी की बात करें, जब बायोलॉजी में कितने आते हैं? 6 नंबर के आते हैं ऑब्जेक्टिव। नहीं, बायोलॉजी 7 नंबर का आता है। बायोलॉजी हमारा 7 नंबर आता है, केमिस्ट्री 6 नंबर का आता है। तो बायोलॉजी यहाँ बायोलॉजी वाला ऑब्जेक्टिव दिख जाओ। यहाँ देखो, यहाँ मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? 2 ही होता है। मनुष्य में कितने होते हैं? 4 होता है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे सॉल्व हुआ। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक है, खुलता है। ठीक है, दायां आलिंद ऊपर की ओर तथा नीला नीचे को। आलिंद क्या होता है? ऊपर को खुलते हैं और नीला नीचे को। दायां आलिंद दायां नीले में तथा बायां आलिंद बायां नीले में। दायां आलिंद दायां नीले में, दायां आलिंद दायां नीले में, बायां आलिंद बायां नीले में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के बीच द्विवल्नी कपाट होता है तथा दाएं आलिंद तथा दाएं नीले के बीच त्रिवल्नी कपाट होता है। दाएं आलिंद में महाशिरा आकार मिलती है। दाएं आलिंद में महाशिरा आकार मिलती है, जिसमें हमारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फुसफुस नहीं, दाएं आलिंद में महाशिरा मिलता है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस महाशिरा ऐसा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। तथा बाएं आलिंद में फुसफुस शिरा आकार मिलती है। और जो हमारा धमनी होता है, जो हमारा धमनी होता है, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुसफुस धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, पाचन तंत्र इसी के आता है। इसी क्या है? पाचन तंत्र मानव शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा आवश्यक पदार्थों को परिवहन करती है, उसे पाचन तंत्र। तो एक पाचन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? हृदय, जो ब्लड को पंप करता है। अब कुछ यहाँ भी लिखे हैं मानव हृदय की संरचना संक्षिप्त वर्णन। ठीक है, इसके मानव हृदय कुछ यहाँ भी लिखे हैं, देख लेना। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बना देते, इतना लिख देते, तुम्हें नंबर मिल जाता है अच्छे से। जैसे मानव हृदय का महाशिरा दायां आलिंद। ठीक है, महाधमनी फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा बायां आलिंद बायां निलय और हृदय वारा और दायां निलय। अब क्या होता है कि महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी एक ऐसा है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और हमारा महाशिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। लेकिन फुसफुस शिरा एक ऐसा अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, बायां आलिंद बायां नीला, बायां आलिंद बायां नीला और दायां आलिंद दायां नीला। इतना बनाते तुम्हें एक कितना हो जाता है? तुम्हें 6 नंबर मिल जाता है। कितना? 6 नंबर। कितना?
2 नंबर इसका मिलता है, मानव संरचना का 2 मतलब डायग्राम का 2 नंबर मिलता है, और ए लिखने के तुम्हें 4 नंबर मिलता है। तो तुम्हारा यहाँ 6 नंबर कंप्लीट। कितना हो जाता है? 6 नंबर कंप्लीट। अब आते आगे, अगर तुम्हें मालूम मानव हृदय नहीं आ रहा तो होता, मानव हृदय नहीं है तो तुम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कर सकते थे। ठीक है, इसका तुम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे बताएं? इस प्रकार किया जा सकता था कि तुम्हें जैसे एक लिंगी पौधा, दो लिंगी, एक लिंगी पुष्प, दो लिंगी पुष्प जानते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग पे होते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं जिसमें नर जनांग मादा जनांग एक पे होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे गुलाल उलाल हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर बात करें तो जो हमने इमेज लगाया यहाँ पर जो हमने इमेज लगाया इसी बुक का लगाया। ठीक है, इसी बुक का हमने लगाया। क्या? इसी बुक का हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, इसी बुक का हमने लगाया। ठीक है, ए वाला डायग्राम देखो, ये वाला इसी बुक के लगाया, जो हमारे नोट्स में इसी के लगाया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। अगर इसकी बात की जाए, इसकी बात हम कैसे करेंगे? इसकी बात ऐसे कर सकते हैं, इसकी बात हम ऐसे कर सकते हैं कि देखो, एक क्या तो एक संरचना बनाना। पहले क्या करना? संरचना बनाना। क्या करना? क्या? सचित्र वर्णन कीजिए। तो एक ऐसे बना लेना। अब इसमें हमारा जो हो जाता है ए, जो हमारा ए है, ए हमारा क्या है? ए हमारा वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। 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 ठीक है, जो इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दल, दल और स्त्री केसर, पुंकेसर। ठीक है, स्त्री केसर मादा पुष्प जनन अंग है और पुंकेसर नर पुष्प के जनन अंग है। ठीक है, तो एक क्या है? जो मादा पुष्प जनन अंग स्त्री केसर, इसके 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, दूसरा क्या है? वर्तिका। क्या है? वर्तिका। तीसरा क्या है? अंडाशय। तीसरा क्या है? अंडाशय। तो 3 भाग किसके होते हैं? स्त्री केसर होते हैं। 3 भाग किसके होते हैं? स्त्री केसर होते हैं। 3 भाग हमारा स्त्री केसर होते हैं। अंडाशय। ठीक है, अंडाशय 3 होते हैं। ठीक है, 3 भाग इसके होते हैं स्त्री केसर के। ठीक है, तो अब इसके भाग हो गए। अगर इसकी बात की जाए तो क्या है हमारा? और पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? ये हमारा पुंकेसर है। पूरा हमारा क्या? पुंकेसर। पुंकेसर सबसे ऊपरी भाग क्या आता है? पराग कोश। पराग कोश। पराग कोश। ठीक है, और ये क्या है? तंतु। क्या है? तंतु या पूतंतु। 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 और इसमें एक भाग यही और होता है, एवजी होता है। क्या होता है? एवजी होता है। तो इसके 3 भाग हो गए। ठीक है, अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्या है? बाह्य दल। ये क्या है? बाह्य दल। ये क्या है? बाह्य दल। बाह्य दल। बाह्य दल। ये हमारा बाह्य दल। ये क्या है? जो पिंक लाल कलर दिख रहा है पंखुड़ियां, इसे बोलते हैं दलपुंज। इसे बोलते हैं दलपुंज। इसे बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज। ठीक है, इसे बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, दलपुंज। ठीक है, एक कलरफुल होता है। एक क्या होता है? कलरफुल होता है। ये क्या होता है? कलरफुल होता है। किसी में पीला होगा, किसी में लाल होगा। ठीक है, किसी में लाल होगा, किसी में ऐसा होगा। लेकिन ये वाला बादल जो होता है सिर्फ हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। हरा भी 2 प्रकार हो सकता है, ऐसा भी हरा हो सकता है। तो बादल इतना क्या काम? बादल, दलपुंज, स्त्री केसर, पुंकेसर। ये हमारा जो ए वाला भाग है, ये है स्त्री केसर। ये भाग हमारा क्या है? स्त्री केसर। ये वाला भाग हमारा क्या है? स्त्री केसर। ये जो पूरी भाग देख रहे हो यही हमारा क्या? स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। और ये भाग जो पूरा देख रहे हो ये हमारा क्या है? ये पूरा पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। ये पूरा क्या होता है? पुंकेसर। पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर होता है। अगर इसके अगर कई पुंकेसर मिल जाते हैं, कई पुंकेसर मिल जाते हैं, उससे बोला जाता है पुंमंग। कई पुंकेसर मिल जाते, पुंकेसर मिल गए, उससे पुंमंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंमंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंमंग बोला जाता है। अब जब कई स्त्री केसर मिल जाते हैं तो उससे बोला जाता है जयांग। उसे क्या बोला जाता है? जयांग। उससे बोला जाता है जयांग। ठीक है, ये भी बात याद है। अब इसके देखो, स्त्री केसर के 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुंकेसर 3 भाग, परागकोश, एवजी, पूतंत्र। ये 3 भाग होते हैं। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। इतना लिख देता है। अब इसमें लिख देता है परागकर के प्रकार। परागकर के प्रकार। परागकर का क्या होता है? जब नर पुष्प के परागकर। इसमें क्या होते हैं? पीले कलर के परागकर पाए जाते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? पीले कलर के परागकर होते हैं। इसी परागकोश में क्या होते हैं? पीले कलर के परागकर होते हैं। क्या होते हैं? पीले कलर के परागकर होते हैं। यहाँ परागकर होते हैं। क्या होते हैं? पीले कलर के परागकर होते हैं। परागकोश में यहाँ परागकर होते हैं। यही है क्या? परागकर। परागकर। ये क्या होता है? परागकर। और यहाँ अंडाशय क्या होते हैं? अंडाशय में अंडार होते हैं। क्या होते हैं?
अंडाल होते हैं। अंडाशय में क्या पाए जाते हैं? अंडाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजांड या बीजांड अंडाल बोल सकते हैं। बीजांड पाए जाते, क्या पाए जाते हैं? बीजांड, बीजांड क्या पाए जाते हैं? बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके परागकोश परागकण पाए जाते हैं, ये नर युग्म में है, और इनके अंडाशय में बीजांड पाए जाते हैं, ये मादा युग्म में है। अब इसका परागकण क्या? परागकण का मतलब यह है कि जब नर पुष्प के परागकण जब नर पुष्प के परागकण हवा या किसी, देखो नर पुष्प के परागकण, जब किसी नर पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के मादा पुष्प के वटकार में पहुंच जाते हैं, यहाँ वटकार में पहुंच जाते हैं तो स्वपराग कहते हैं। जब किसी नर पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के मादा के वटकार में या अपने ही पौधे किसी दूसरे पुष्प के वटकार में पहुंचते हैं, इससे बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, और परपरागण किसे कहते हैं? परपरागण किसे कहते हैं? जब नर पुष्प के परागकण अपने ही जाए किसी दूसरे पौधे के वटकार में पहुंचते हैं। दूसरे पौधे के वटकार में किसके साथ पहुंचते हैं? तितली। किसके साथ पहुंचेंगे? क्या क्या? तितली के साथ हो गया, तितली। ठीक है, तितली मनुष्य या हवा के माध्यम से पहुंचते हैं तो इसे क्या होते हैं? परपरागण। ठीक है, परपरागण में हमारी क्या होती है? अच्छी फल मिलता है, अच्छे बीज मिलते हैं, अच्छे फूल मिलते हैं, उसमें कलरफुल पौधे मिलते हैं, तो हमारा स्वपरागण अपेक्षा परपरागण ज्यादा अच्छा होता है। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। क्या पर जाने वाला मादा अंडकोश का टकराना परागण कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं पराग के दो प्रकार है, आपने भी बता दिया। अब आते हैं पराग, अब आते हैं इसमें जाके एक चीज और होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। देखो स्वपरागण पराग की क्रिया के पश्चात परागकण नली में होता हुआ अंडाशय में पहुंचता, जहां इसका संलयन मादा एवं अंडार्स होता है। मादा एवं क्या होता है? अंडार। बीजांड क्या होता है? अंडार। क्या होता है? अंडार होता है। क्या होता है? अंडार। ए अंडार से होता है जहां निषेचन, जिसे हम कहते हैं निषेचन। किसे कहते हैं? निषेचन के पश्चात अंडाशय बीज में बदल जाते हैं, अंडाशय फल में बदल जाते हैं, अंडाशय फल में बदल जाते हैं, बीजांड बीज में बदल जाते हैं। तो यानी जब ये हमारा यहाँ पहुंच गया, जब ये परागकण यहाँ पर आ गया, परागकण कहाँ गया? हमारा यहाँ पर परागकण यहाँ पर आ गया, परागकण हमारा यहाँ पर आ गया। चलो रेड कलर से ले लेते हैं। परागकण कहाँ पहुंच गया? यहाँ परागकण यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पराग नली से ये क्या है? नर पुष्प के युग्म है, नर पुष्प के युग्म है, नर युग्म है। क्या है? नर युग्म है। अब ये क्या करें? मादा युग्म कहाँ है? मादा युग्म यहाँ है, मादा युग्म। ठीक है, ये मादा युग्म। अब नर युग्म तथा मादा युग्म के मिलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आप जब करेगा यहाँ, इसमें होगी पराग नली। क्या होगी? पराग नली। इसमें क्या होगी? पराग नली। इसमें पाई जाएगी पराग नली। इसमें क्या पाई जाएगी? पराग नली पाई जाएगी। अब पराग नली पाई जाएगी तो जब नर पुष्प के परागकण वटका में गिरते हैं तो परागकण हो जाता है। जब कृत्या से पराग नली से होते हैं मादा युग्म में अंडाशय निषेचित हो जाते हैं। नर युग्म में क्या है? मादा युग्म। जब नर युग्म मादा युग्म मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। अब निषेचन के बाद जो अंडाशय है, जो हमारा अंडाशय फल में बदल जाएगा। अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। अंडाशय फल में बदल जाते हैं और बीजांड बीज में बदल जाते हैं। बीजांड का बदल जाता है, बीज में बदल जाते हैं। ठीक है, और बादल क्या होता है? मुरझा के सूख के गिर जाते हैं। बादल हमारा क्या होता है? दल पुंज का होता है, गिर जाते हैं, मुरझा के क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं। ठीक है, अब यह होगा बीज से। अब इससे पौधों को, पुष्प को जनन अंग क्यों बोलते हैं? इस पुष्प क्या बनेंगे? फल बनेंगे। फल से क्या बनेंगे? बीज में। बीज से फिर नए पौधे बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उससे हम पौधों जनन का क्या कर रहे हैं, इसलिए इसे पौधों जनन अंग बोला जाता है। अगर बात करें तो हमारा इसमें लैंगिक जनन की बात करते हैं, पौधों में लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, उसमें अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन कहने का मतलब ऐसे पौधे जिनका निर्माण बिना, जिनका जनन अंगों के बिना होता है, यानी जिन पौधों का निर्माण पत्ती जड़ तना द्वारा होता है, जिन नए पौधों का निर्माण पत्ती जड़ तना द्वारा होगा, उसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब इसके नीचे लगा है मानव जनन तंत्र। इस बात तुम्हारा मानव जनन तंत्र नहीं पूछा है, लेकिन 2000 प्रीवियस ईयर में मानव जनन तंत्र पूछा था। क्या पूछा था? मानव जनन तंत्र प्रीवियस में पूछा था। प्रीवियस में किस साल में पूछा गया है? प्रीवियस में तुम्हारा देखो 2025 वाले में तुमसे पूछा गया है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचना कीजिए, पूछा गया था। लेकिन 2025 की बात की जाए, 2025 की बात करें तो 2025 में तुमसे पूछा गया था। 2025 वाले में की बात की जाए तो 2025
में तुमसे पूछा गया था ये, ठीक है, 2025 वाले क्वेश्चन में, 2025, ठीक है, 2000 किसका 23, देखो 25 वाले में 23 वाले में, ये क्या है 23 वाले में, 23 वाले में तुम्हारे से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा पुष्पपादुकम लैंगिक जनन, पुष्पपादुकम लैंगिक मतलब इसके दोनों पूछा गया था, इसके स्थान क्या पूछा, हृदय का स्थान मानव के नर जनन तंत्र पूछा था, ठीक है, इसलिए यहाँ मानव नर जनन तंत्र, देखो मानव नर जनन तंत्र, ये क्या है, मानव नर जनन तंत्र का पूछा गया था 2023 में, इसका कोड क्या था, जिसका परीक्षा कोड था 824 ईओ, 824 ईओ, ठीक है, इसमें पूछा गया था, ठीक है, इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 23, ठीक है, 23, देखो ये तुम्हारा है, हमारे पास है 23, ठीक है, 23 किसका 23, ये देखो हमारे पास अब किसका है, ये 23 का है, किसका 23 का है, ये हमारा 2023 का है, जिसका है 824 ईओ, ये हमारे पास 2000 किसका है, 2025 का, जिसका 824 सीएम है, चीफ मिनिस्टर नहीं सीएम है, ठीक है, सेंटीमीटर भी नहीं, ठीक है, और हमारे पास आप प्रेजेंट टाइम का है 2026 का 824 जीएम, ये है इन सब का सोल्यूशन, इसका तो इन दोनों का हमने कल बता दिया था, आज इसका बता दें, तीनों सोल्यूशन का आप अगर इसी प्रकार, अगर कक्षा जो हमारे आपके छोटे भाई बहन दोस्त कक्षा 9 में है, अगर वो 10 के मतलब 10 के इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से, और चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, कहाँ चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, अन्यथा उनके लिए है कि वो यहाँ आके इस स्टूडियो में पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बैच में 20 लोग से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो इस स्टूडियो में आके वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, टॉप 20 बैच में पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ आने में सक्षम नहीं, दूर है कहीं पूरे ऑल इंडिया में, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाना, ये सर्च करना, यूट्यूब चैनल पे जाना, ये सर्च करना, क्या यूट्यूब चैनल पे जाते ही तुम यहाँ सर्च करना, ठीक है, यहाँ यूट्यूब चैनल पे जाना, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जाना, इससे सर्च कर लेना, यूट्यूब चैनल पे जाना, इससे सर्च करना, किससे, इससे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, क्या सर्च करोगे तुम, यूट्यूब चैनल पे जाना, सुनसान क्लास सर्च करना, क्या सर्च करना, सुनसान क्लास, क्या सुनसान क्लास, यूट्यूब पे आना, ऐसे यूट्यूब पे आओगे, ठीक है, यूट्यूब पर आओगे क्या सर्च करोगे, सुनसान क्लास, ठीक है, अभी वेबसाइट चल रही, देखो चल जाएगी तो खुल जाएगी, ठीक है, क्या सर्च करना है, सुनसान क्लास, ठीक है, वेबसाइट चलने में टाइम लगेगा, चलेगा, ठीक है, तुरंत खुलेगा, ठीक है, अभी चलिए, आपने पूरा हम आपका जो 2026 में इसका हमारा पेपर कोड था 824, ठीक है, 824 क्या था, 824 जीएम, 824 जीएम, इसका सोल्यूशन पूरा देख लिया, यहाँ से आपने कितना नंबर कंप्लीट किया, यहाँ से आपने टोटल कंप्लीट किया, देखो हमारा 7 नंबर था ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, 6 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव था केमिस्ट्री का, 7 नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव था बायोलॉजी का, ये 20 नंबर टोटल हुआ। अब हमारा फिर टोटल हमारा फिजिक्स का कितना आया, फिजिक्स का हमारा टोटल कितना आया, फिजिक्स का हमारा टोटल कितना आया 18 नंबर, फिजिक्स हमारा 18 नंबर मिला, केमिस्ट्री हमें 14 नंबर मिला, और बायोलॉजी हमें मिला 18 नंबर, तो इस मिला का पूरा 14 हुआ, ठीक है, 18 36 36 14 50 और 70 नंबर हमारा ये टोटल हमने प्राप्त किया, ठीक है, ये प्राप्त किया, अब यहाँ से कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसी प्रकार हमने प्रीवियस ईयर के सॉल्व किया। अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अगर छोटे भाई बहन, उनको बोलिए कहाँ जाएं, और यूट्यूब चैनल पे जाएं, कहाँ जाए, यूट्यूब चैनल पे, कहाँ जाए वो, यूट्यूब चैनल पे, कहाँ जाए, यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर आओगे तो जो दिखा बोर्ड परीक्षा तैयारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, इसमें 6 घंटे 17 मिनट हमने कितना बताया है, इसमें हमने बताया है 2000 क्वेश्चन लगभग। अब यहाँ आ सकते हो इस पे, इसके चैनल पे जब आओगे तो ये चैनल आप खुल जाएगा, इस चैनल पे आप ऑनलाइन तरीके से पढ़ सकते हैं, इस चैनल पे आओगे, चैनल पे नाम लिखा रहेगा, ठीक है। अब इस पे क्या होगा कि आपको जो कल था, कल ही डेट में हमने क्या क्या करवाया था, ये सॉल्व करा था, कल के डेट में हमने ये आपको इतना ये सॉल्व करा था, क्या ये सॉल्व करा था, ये जो हमारा ए वाला पेपर, ए वाला देखो पेपर सॉल्व 2 सेट जो हमारे 23 और 25 है, 23 और 25 का हमने इसमें सॉल्व कराया, ठीक है, 23 और 25 का हमने सॉल्व कराया था। अब इसमें ए वाला जो देखो महा रिवीजन, इसमें हमने नोट्स दिखाया था और इसमें दिखाया था। अब इसके जब प्ले लिस्ट में आओगे तो प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में आओगे तो अब इसमें देखो प्ले लिस्ट में आओगे तो अब यहाँ बना होगा, ठीक है, यहाँ बना होगा आपका ये देखो प्ले लिस्ट का साइंस का बना है, साइंस मैराथन का बना है,
बेसिक इंग्लिश ग्रामर बना है, हिंदी व्याकरण बना है, ठीक है। जब यहाँ तुम आ जाओगे यहाँ, ठीक है, मैथ का भी बना है, लेकिन यहाँ जब आओगे इसमें तुम क्या पाओगे, इसमें तुम्हें ये देखने को मिलेगा तुम्हारा साइंस रिवीजन ऑफ क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए था। इसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखो, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर, केमिस्ट्री चौथा चैप्टर, केमिस्ट्री पांचवा, केमिस्ट्री छठवां, केमिस्ट्री सातवां, केमिस्ट्री सॉरी मैंने गलत बता दिया, केमिस्ट्री हमारा 4 ही चैप्टर है। 4 चैप्टर हमारा क्या केमिस्ट्री है, 4 हमारा बायोलॉजी है, 4 हमारा बायोलॉजी है, 4 हमारा फिजिक्स है, ठीक है। इन सब चारों कंप्लीट करते ही क्या कहा, केमिस्ट्री हमारा पहला चैप्टर क्या, रसायन समीकरण तथा रसायन के समीकरण एवं रसायन का प्रिय एवं समीकरण, दूसरा क्या अम्ल क्षार तथा लवण, तीसरा आधात आधात, चौथा है कार्बन तथा उसके यौगिक। और आ जाता है बायोलॉजी, पहला का जो प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण अनुसरण, तीसरा जीव जन्म कैसे करते, चौथा है अनुवंशिक तथा जैव विकास। अब बायोलॉजी फिजिक्स में आ जाता है प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन, मानव तथा रंग बिरंगा संसार, फिर आता है विद्युत, और फिर आता है हमारा विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। एक कंप्लीट करते ही हमारा आ जाता। फिर हमने दिया महारिवीजन, क्या दिया, महारिवीजन। फिर हमने इसमें दिया महारिवीजन नोट्स दिखाए कि कैसे हैं, तो इसको जाके पढ़ सकते हो। फिर हमने दिखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, इसमें 2000 क्वेश्चन हमने डाला था। हर चैप्टर का कम से कम 30 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 50 प्लस एमसीक्यू, और क्या रिक्त स्थान को भरना भी 30 क्वेश्चन, और एक शब्द में आंसर देना भी 30। इसमें ऐसे बताया गया, इससे जाकर पढ़ सकते हो। अगर बात करें तो यही बात हो जाओ साइंस मैराथन में। साइंस मैराथन में आ जाए तो मैराथन में हमने केमिस्ट्री का मैराथन 5 घंटे 10 मिनट का दिया। उसके बाद हमने फिर केमिस्ट्री मैराथन 5 घंटे 10 मिनट, फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी में बायोलॉजी हमने 2 मैराथन लाया। पहले 3 घंटे 11 मिनट का, दूसरा हमने दिया 2 घंटे 42 मिनट। इसमें एक ही वीडियो पूरा, इसमें एक वीडियो पूरा केमिस्ट्री खत्म किया था, इसमें 2 मिनट में पूरा बायोलॉजी। फिर हमने लाया फिजिक्स मैराथन 4 घंटे 4 मिनट का, इसमें पूरा फिजिक्स 4 चैप्टर खत्म किया। फिर हमने लाया महामैराथन, जिसमें रत्नाकर सर और हम दोनों सर मिलकर इससे महामैराथन 5 घंटे 14 मिनट का दिया पहला, और इसका महामैराथन पार्ट 2 5 घंटे नंबर, यानी महामैराथन में 2 घंटे इसमें डायग्राम अच्छे दिखे थे पूरा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसी नोट्स का हमने महामैराथन दिए थे। इसका उसमें डायग्राम भी क्या किया था, ऐड किए थे डायग्राम। तो एक कंप्लीट है। उसके बाद हमने महारिवीजन लेकर आया। उसके बाद फिर जाके हमने क्या दिखाया, उसके बाद हमने दिखाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन। इस प्रकार से इस चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं, इस चैनल पे, ठीक है। इस चैनल पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके लाइब्रेरी भी है, क्या है, लाइब्रेरी भी इसकी ओपन है, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी भी यहाँ चलती है रिस्ट्रिक्टेड लाइब्रेरी नाम से। तो आप अगर यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हो तो लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार स्मार्ट बोर्ड में अगर आप क्लास 10 की तैयारी करना चाहते हो वो भी ऑफलाइन, तो यहाँ आके कर सकते हैं। टॉप 20 बैच स्टार्ट है, यानी आपका 20 बैच 1 मार्च से स्टार्ट है। कितना, 1 मार्च से स्टार्ट है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन जो होंगे कक्षा 9 में उन्हें भेज सकते हैं यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अब 2027 के बोर्ड एग्जाम में। जो हमारे कक्षा 9 के छोटे भाई बहन 7 दोस्त हैं उनको भी कहिए, ठीक है। सभी यहाँ पर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जय हिंद जय।